तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां दोनों तरफ के आज है कारोबार। कहीं तेजी तो कहीं मंदी, कहीं जबरदस्त उछाल तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक मूव भी है और इंडेक्स में भी। तो आइए 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा, बंद कहां होंगे और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इस पर खास फोकस। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आपसे जानना तो ये है कि आने वाले 1.5 घंटे में कैसा एक्शन रह सकता है। निफ्टी फिलहाल एकदम सपाट है, पर उससे पहले ये बताइए सर, दिन तो निकल जाता है मार्केट्स की वजह से, अब शाम को क्या करेंगे? आईपीएल तो सस्पेंड हो गया। तो बढ़िया है दीप, कुछ न कुछ तो करेंगे जब तक। और सबसे बढ़िया चीज ये कि अगर आईपीएल सस्पेंड हो भी गया तो जी बिजनेस पर आपको रात को 10 बजे तक बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग है, जहां आपको पॉजिटिव अच्छी खबरें, अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छा कंटेंट मिलता है, बजाय चीख चिल्लाहट के किसी तरह की पॉलिटिकल डिबेट जो आजकल देख देखकर, एक तो वैसे पहले से कोरोना को देख देखकर लोगों का ऐसा मूड माहौल खराब होकर रखा है, सब तरफ कोरोना की नेगेटिव खबरें, दूसरी तरफ वो बंगाल में खून खराबा वाली खबरें। उन सब से हटकर आपको एकदम शांति से बढ़िया कंटेंट देखना है, कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपके बाजार से रिलेटेड, और खबरें भी है तो समझदारी के साथ, और कुछ अच्छी खबरें भी। इन सब के लिए बेस्ट है आप फिर जी बिजनेस के साथ ही रहें। और हाँ, जिन्हें क्रिकेट ही देखना है तो फिर एक अलग बात है, फिर उनके लिए 2-3 दिन में उनकी भी शायद आदत पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, अब ये एक बड़ा फास्ट और सरप्राइजिंग डिसीजन हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था, मुझे लगता है कि भले ही दीप शायद कुछ खिलाड़ी वहां पर संक्रमित हुए हैं कोरोना से, लेकिन लगता है कि जिस तरह के माहौल में सब देश है, कोरोना से जिस तरह की जंग चल रही है, उसको देखते हुए कोरोना आईपीएल जो चल रहा था, तो उसको लेकर जो एक थोड़ा शायद सेंटिमेंट खराब बन रहा था, उस खराब सेंटिमेंट की वजह से, बाकी मामले इतने बड़े नहीं आए कि जिसकी वजह से पूरा आईपीएल रोकना पड़े, लेकिन सेंटिमेंट शायद लोगों कहीं न कहीं इसके विपरीत जा रहा था, इस वजह से शायद बंद किया। जो भी हो, जो जैसा जो जिसने जिस तरह से समझ के जो किया है ठीक है। हमारे लिए सिंपल चीज ये कि हमारे पास बेहतरीन कंटेंट है देखने और दिखाने के लिए, तो हम उसी पर बने रहेंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, तो कोई बात नहीं, आईपीएल थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो गया है, बट जी बिजनेस पर आइए, हर शाम को क्वालिटी प्रोग्रामिंग आपको मिलेगी। तो आइए सर, बताएं अब आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? बचे हुए समय की जो अब तक की बड़ी बातें, उतार चढ़ाव के बीच है बाजार में कारोबार। और दीप, आपको याद होगा सुबह हम यही बात कर रहे थे कि दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसला है निफ्टी, 14,600 के करीब है, और बैंक निफ्टी 350 अंक फिसला है ऊपरी स्तर से, 33,700 के आसपास है। बैंक्स, एनबीएफसी आज तेजी में, सरकारी कंपनियों में खरीदारी है, सरकारी बैंकों में खरीदारी है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स तो 5% ऊपर है। मेटल, फार्मा, एफएमसीजी ये अब तक की स्टार परफॉर्मर, थोड़ा सा प्रेशर झेलते हुए, प्रॉफिट बुकिंग झेलते हुए, और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.5% नीचे। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। सुबह से इसी तरह का माहौल डाउ फ्यूचर्स में बना हुआ है। यूरोप में मिला जुला सा कारोबार है, और आज एशिया में तो 2 मार्केट तो बंद ही थे आपके, एक तो चाइना और दूसरा जापान का। तो बाकी डाउ फ्यूचर्स आप देखिए धीमे धीमे रिकवर भी कर रहे हैं, 50 के 15 ही रह गए। तो कोई खास ग्लोबल मार्केट से संकेत बुरे नहीं है, हमारे अपने संकेतों के दम पर हम ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दीप। सर, तो हमारे अपने संकेतों पर हम पॉजिटिव हैं। निफ्टी थोड़ा सपाट है सर। बैंक निफ्टी सुबह से आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और उसमें देखिए सर, पीएसयू बैंक्स में बढ़िया मूव आपको आज आती हुई दिखी है। पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यहां पर आज एक्शन जो बनते हुए दिखा है। कैसे समझे इस एक्शन को? थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है या एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड है, या फिर थोड़ा दिख रहा है कि कन्विक्शन आ सकता है, जहां तक बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स का सवाल है? रोटेशन सिंपल, एक ही सिंपल शब्द ध्यान में रखिए, रोटेशन। रोटेशन में होगा ये दीप की थोड़ा आज शुगर शेयर ठंडे हुए हैं, कल हो सकता है आपको थोड़े मेटल शेयर टाटा स्टील के नतीजों के साथ ठंडे होते दिखे। 2-4 दिन ठंडे रहेंगे और वापस इनमें भी तेजी हो जाएगी। ये भी मत समझिए कि अगर ये शेयर ठंडे हो गए इसका मतलब वापस नहीं चलेंगे, टॉप बन गया, अब आपको अगले कमोडिटी साइकिल का इंतजार करना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होता है कि कुछ शेयरों में, अगर कुछ सेक्टर में अगर बहुत तेज एक आपको रफ्तार दिख जाए 2-4-5 दिनों में, तो वहां पर नेचुरली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना
लाजमी है और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। शुगर शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ी मेटल शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग है, फार्मा जो काफी चल चुके थे, एफएमसीजी जो काफी चल चुके थे, तो वहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। और जब प्रॉफिट बुकिंग है तो फिर आपको कहीं वैल्यू चाहिए। वैल्यू दिख रही साफ तौर पर सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में। बैंक निफ्टी जो पिछड़ा हुआ था तो आज वहां पर थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है। और बाजार भी देखिए दीप, इससे बढ़िया मार्केट आपको मिल ही नहीं सकता कि बाजार आपको एकदम परफेक्ट लेवल पर। आप देखिए आज की हायर रेंज जहां पर हमने शॉर्ट करने की राय दी थी, और देखिए 14,725 वहीं से हाई बनाया है और बाजार वहीं से घुमाए नीचे की तरफ 14,625। और आज का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस भी 14,550 का दिया था, लो देख लीजिए 14,561 का है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेंज में बाजार ने दोनों तरफ ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी देखिए 32,725 से 32,975 यानी कि 33,000 तक आपको शॉर्ट करना है। 33,200 का स्टॉप लॉस था, एग्जैक्टली हाई 33,011 का बनाया है। मतलब आपको इससे बढ़िया रेंज मिल नहीं सकती। और अभी भी 32,500 को कोई खास निर्णायक तौर पे तोड़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स में बहुत परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है दीप। अगर आप और आज सुबह से हम यही बात कर रहे थे कि दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार हुई है, खुलने दीजिए, खुलने के बाद जिस तरफ एक तरफ जाए जाने दीजिए। ऊपर में एफआईज की बिकवाली ज्यादा देर टिकने नहीं देगी और निचले स्तरों पर जो बाजार हल्के हो चुके हैं पुट कॉल रेशियो के लिहाज से, एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से, वो वापस से रिकवरी आएगी और यही दोनों तरफ का ट्रेड आपको मिलेगा और इसी को ध्यान में रखना है। तो एकदम परफेक्ट वो मतलब बाज की जो नजर होती है ना लेवल पर, वैसी लेवल पर नजर बनाए रखें। लेवल आया है वहां पर आपको एक्शन लेना है और जब तक ना आए तब तक इंतजार करना है। मौका मिलने पर ही आपको एक ट्रेड लेना है और तब आपकी एंट्री और एग्जिट एकदम परफेक्ट होगी। तो बहुत बढ़िया मार्केट है इंडेक्स के लिहाज से। अब आइए स्टॉक्स के लिहाज से। स्टॉक्स के लिहाज से आपको एक चीज समझनी होगी कि सेक्टोरल रोटेशन होगा, हमेशा होता है, चाहे वो दिग्गजों में हो चाहे छोटे शेयरों में हो। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले कुछ दिनों से हमारा फोकस दिग्गज शेयरों पर कम है, शुगर मेटल टाइप के जो मिड कैप काउंटर्स है उस पर ज्यादा है। चेंज देखिए, बदलाव क्या हो रहा है उस पर नजर रखिए। शुगर ठंडा हो रहा है, मेटल के शुरुआती संकेत ठंडे होने के आ रहे हैं, मिड कैप फार्मा शेयरों के ठंडे होने के संकेत आ रहे हैं। तो फिर गर्म क्या है? सरकारी कंपनियां, छोटे सरकारी बैंक, पेपर स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स। अब ये थीम है जहां पर एक्शन आ रहा है और यहां पे आपको मौके ढूंढने हैं। तो थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर लीजिए और इस तरफ आ जाइए। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है अब आने वाले दिनों के लिए फर्टिलाइजर, पेपर और टेक्सटाइल, ये तीन सेक्टर ऐसे हैं, छोटे छोटे वाले सेक्टर। छोटे सेक्टर से मतलब सेक्टर्स तो स्टॉक्स तो ढेरों हैं, टेक्सटाइल जितने स्टॉक तो शायद ही किसी एक सेक्टर में लिस्टेड हो, लेकिन इनमें जो कंपनियां उनकी साइज आमतौर पर छोटी है। तो इन शेयरों पर, इन सेक्टर पर फोकस कीजिए। यहां पर आपके भरपूर पैसे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बनेंगे। तो वहीं पर आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स में मौका ढूंढना है जी। बिल्कुल सर, तो यही राय है। थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, नजर रखिए। और अनिल जी तो आपको ढेरों कैश स्टॉक्स रेकमेंड कर ही रहे हैं, कई सारे सेक्टर्स उन्होंने आपके लिए आइडेंटिफाई भी किए हैं। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन बन रहा है। श्रीकालाहस्ती पाइप्स, इस पर एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। नतीजे थोड़े मिले जुले लग रहे हैं। आय में तो अच्छी बढ़त है, 398 करोड़ से आय बढ़कर 475 करोड़ की आय है, बट मुनाफा दूसरी तरफ का यहां पर आपको आते हुए दिखा है। 51 करोड़ से घटकर 40 करोड़ का इसका मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। तो श्रीकालाहस्ती पाइप्स थोड़े अनुमान से या लग रहा है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी उससे कम नतीजे आते हुए दिखे, बिकॉज स्टॉक भी अब आपको करेक्ट करते हुए दिख रहा है। नतीजों के बाद देखेंगे कोई वन टाइम इंपैक्ट है कि नहीं। मार्जिन्स भी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कामकाजी मुनाफा ठीक ठाक आया है, बट नजर रखते हैं श्रीकालाहस्ती पाइप्स। एनीवे, आइए अब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कौन से ट्रिगर्स पर आपको रखनी है नजर और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। पहले ट्रिगर्स जान लेते हैं मानसी के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कई सारी कंपनियां जिसके नंबर्स आ रहे हैं। निफ्टी स्पेस में अदानी पोर्ट्स पर नजर है, वायदा बाजार में एलेम्बिक फार्मा, एल&टी इन्फोटेक, आरबीएल बैंक पर फोकस रहेगा। ट्रिगर्स एफएल इंडिया पर नजर रखिए, क्यूआईपी के दाम और साइज पर बोर्ड बैठक होगी। फ्लोर प्राइस इसका 5,422 रुपए और 94 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। वेदांता फुटसी का नया वेटेज जो है बाजार बंद होने के बाद आज से लागू होता हुआ दिखेगा। कल रिजल्ट्स निफ्टी स्पेस में टाटा स्टील के बाजार बंद होने के बाद आने का अनुमान है। वायदा बाजार में अदानी एंटरप्राइजेस, दीपक नाइट्राइट और एसआरएफ
एसआरएफ के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ट्रिगर्स क्रिसिल 7 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज अंतिम डिविडेंड पर एक बोर्ड बैठक कल यानी 5 तारीख को करने जा रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस फंड जुटाने की सीमा बढ़ाने पर विचार करेगा बोर्ड। साथ ही ISGEC की NSE पर लिस्टिंग होने जा रही है। अभी सिर्फ BSE पर स्टॉक लिस्टेड है, कल से NSE पर भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा। वेदांता MSCI का नया वेटेज बाजार बंद होने के बाद कल लागू होता हुआ दिखेगा और साथ ही चीन के बाजार कल के दिन भी बंद रहेंगे। गुरुवार एक तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग राइट इश्यू खुलने जा रहा है। 6 मई से लेकर 2 जून तक खुला रहेगा। दाम 50 रुपए प्रति शेयर, रेशियो 23:49 का होगा। और निफ्टी स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स, वायदा बाजार में कोफोर्ज के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त सबसे पहले क्लोजिंग शो का बिगुल आमतौर पर जैसी परंपरा है, रीति रिवाज है, हमारे में सबसे सीनियर वागले साहब ही इसकी करते हैं शुरुआत और आज भी वागले साहब हैं तैयार। बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरे को एक्चुअली बाय करना है लेकिन थोड़ा सा नीचे बाय करना है। बात करते करते ये थोड़ा सा स्टॉक बढ़ गया और ये हाई मोमेंटम स्टॉक है तो मैं ट्रैप नहीं होना चाहता। स्टॉक है SRF 6810 6820 का करंट भाव है। मुझे एक 50 रुपए नीचे बाय करना है 6760 6750 ये रेंज में। आपका स्टॉप लॉस होगा 6680 का और मुझे 6900 तक की अपमूव दिखाई दे रही है। शायद कल मॉर्निंग तक आनी चाहिए और कल इसके रिजल्ट है तो ये प्री रिजल्ट प्ले है। SRF इस पर रखनी है नजर। यहां पर आपको वागले साहब की तरफ से कॉल भी आते हुए दिख रहा है और साथ ही इंतजार भी रहेगा जहां तक SRF के नतीजों का सवाल है। कल मोस्ट लाइकली पोस्ट मार्केट ही नतीजे आएंगे इनके। आइए कुछ और खबरें और जो अब तक के कुछ नतीजे आ गए हैं वो भी जाने वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो खबर हमने आपको बताई लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए, उसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हुई है कि मेथिलाइल एसिटोसिटेट पर जो ड्यूटी है वो आगे भी जारी रहेगी। करीब 5 साल के लिए इसकी ड्यूटी जो है वो जारी रहेगी। DGTR ने इसका नोटिफिकेशन दिया है, सिफारिश की है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज यहाँ पे फाइबर बोर्ड पे ड्यूटी जो है वो लगाने की सिफारिश की गई है अगले 5 साल के लिए, जिसका इम्पैक्ट ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज पे देखने मिलेगा क्योंकि इसी ने सिफारिश की थी। तो ये दोनों स्टॉक सुबह से काफ़ी हरकत में है। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स के लेके सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि टेलीकॉम कंपनियों को टेस्टिंग के लिए जल्द स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। टेलीकॉम मंत्रालय ने 5G ट्रायल को मंजूरी दे दी है। हालांकि चीन की कंपनियों को 5G ट्रायल से बाहर रखने की यहाँ पे योजना है, पूरी तरह उनको बाहर रखा जाएगा। टाटा मोटर्स, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि यूके के ट्रेड मिनिस्टर ने बयान दिया है कि यूके ट्रेड में जो कारें हैं उन पर टैरिफ कम या खत्म करने की मांग की जा रही है। भारत के साथ ट्रेड डील पर जल्द ही बातचीत शुरू करने वाले हैं, ये ऐसा इन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा यूके की लिकर पर टैरिफ या कम करना या खत्म करने की यहाँ पे भी मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते जो इंडियन कंपनीज है जो कि यूके में सप्लाई करती है उस पर इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो जितनी भी लिकर कंपनीज है, जो कि यूनाइटेड ब्रेवरीज हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, वहाँ पे आपकी नजर रखनी चाहिए। वहीं इन्फोसिस, खबर यह है कि यूके में अगले 3 साल में 1000 लोगों को डिजिटल नौकरियां देने का प्लान है। ये जो पोस्ट कोविड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें ये अपना हाथ बढ़ाएंगे। HCL टेक, हिताची, ABB पावर ग्रिड के साथ इनको एक ऑर्डर मिला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। गोल्डियम इंटरनेशनल, 50 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। सुवेन लाइफ, नतीजे काफ़ी खराब है इस कंपनी के। कंसोलिडेटेड आय जो है करीब 8.7 करोड़ से घटकर 1.6 करोड़ और जो कंपनी का हालांकि घाटा है वो कम हुआ है लेकिन अभी भी करीब 22 करोड़ के आसपास का घाटा है। कुछ ब्लॉक डील्स, पावर ग्रिड 9 लाख शेयर की ब्लॉक डील, भेल 45 लाख शेयर की ब्लॉक डील यहाँ पे हुई है। और एक बुरी खबर है कि पूरे सीजन के लिए IPL अब रद्द हो गया है, तो जो एंटरटेनमेंट आपको रोज मिल रहा था अब वो खत्म। बिल्कुल, तो थोड़ा IPL सस्पेंड हुआ है बट अन्य और स्टॉक्स हैं आपके फोकस में, नजर रखेंगे वहां पर किस तरह का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए फिर इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और ढेरों स्टॉक्स जो हमारी फोकस लिस्ट में आ रहे हैं उन्हीं पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं। गेल, जिस पर आज सुबह किरण जी खरीदारी की राय देकर गए थे, वहां पर बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और IDFC फर्स्ट बैंक यहां पर भी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी हमारे साथ हैं। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। IDFC फर्स्ट बैंक पर कुछ ट्रेड देखते हैं। लास्ट टाइम 60
50 के लेवल्स पर था, अब वापस उन लेवल्स पर आते हुए देखते हैं काउंटर को। मेरा ऐसा मानना है, देखिए दीपांशु, आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 55 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। 55 का लेवल जो है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइज इज ऑलमोस्ट 60 लाख्स। मुझे अब लग रहा है कि इमीडिएटली 60 रुपीज़ के लेवल तक आप देख सकते हो स्टॉक को, क्योंकि 60 मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ईजी होगा। 1.2 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि फॉर सम रीज़न अगर पुल बैक आता है तो अराउंड 55 इट विल बी अ वेरी गुड एंट्री। तो शायद 54 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग करना चाहो तो अभी पार्शियल एंट्री करो, थोड़ा और नीचे मिले तो और ऐड करो। मुझे लगता है 60 रुपीज़ के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नजर रखिए, थोड़ा और आपको पॉइंट मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है बीईएल पर, सुबह हमने इसके बारे में बात करी थी, पर साथ ही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रही है। और अविनाश जी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ी इसके बारे में चर्चा करते हैं। अविनाश जी, फाइनली एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। 18 दिनों बाद फ्यूल के प्राइसेस में भी इंक्रीज किया गया है। बताएं सर, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है और ओएमसीज पर क्या किस तरह का व्यू बनाना चाहिए इस समय? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफी समय के बाद इंक्रीज किए गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छे जो स्टॉक्स यहाँ पे है वो बेसिकली आईओसी और बीपीसीएल रहेंगे। बीपीसीएल तो वैसे तो स्ट्रेटेजिक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलरेडी चर्चे में है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा इजाफा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में होगा वो बीपीसीएल और आईओसी को होगा। प्राइस भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है, तो मुझे लग रहा है कि इस प्राइस से भी अगर कोई खरीदता है तो नियर टर्म में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो दीज स्टॉक्स वुड बी बेटर प्लेस, और यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो नज़र रखिए आईओसी और बीपीसीएल पर, यहाँ पर ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा ये रिवर्सल का, जो अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस पर फाइनली इंक्रीज आते हुए दिख रहा है। जय भी हमारे साथ हैं। जय, गुड आफ्टरनून। किस तरह से देखें, जिस तरह से कुछ काउंटर्स पर आज मूव आती हुई दिख रही है? मैरिको कल 8% की तेजी दिखाकर गया है, आज भी आप थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम ही देख रहे हैं, 2% ऊपर है। कोई ट्रेड बनता है अब से भी अगर मैरिको में देखें जो पिछले 2-3 दिनों की तेजी आई है? बिल्कुल दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। डेफिनेटली मैरिको में एक अच्छा मोमेंटम हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। इनफैक्ट यही व्यू था कि इसको खरीद कर ही चलना चाहिए और अपसाइड के लेवल्स देखने मिलेंगे, और जो देखने मिले भी आज के सेशन में। दीपांशु, मेरा ही मानना है, देखिए कल के लोज से जो हमें एक मूव देखने मिल रहा है मैरिको में 400 रुपये से लेकर आज का हाई जो है लगभग 460, तो ये 60 रुपये की जो मूवमेंट हमें देखने मिल रही है, 15% का एक मूव, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन शायद आपको देखने मिल सकता है, बट एक अच्छा सपोर्ट है ये स्टॉक का नीचे में 440 पर। आई डोंट थिंक ये 440 के लेवल्स को ब्रेक करना चाहिए नियर टर्म में। सो जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस है बने रहे, मैं कहूँगा इसमें और भी ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। इनिशियल टारगेट अब जो मैं आज के मूव के बाद देख रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है 470 का, सॉरी, एंड सेकंड टारगेट लगभग बनेगा इसका 490 प्लस का। तो 470 490 ये टारगेट्स के लिए बने रहे, जिसकी ऑलरेडी पोजीशंस है इसमें। किसी और खरीदना भी है यहाँ से तो मैं कहूँगा 440 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 470 490 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसको टारगेट कर सकते हैं। ये है आपके लिए मैरिको में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती है। आइए अगला विगुल है सचिन जी के लिए बीटीएसटी की नाम। स्वागत है आपका भी सचिन जी। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने बीटीएसटी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जिस तरीके से बाटा का स्ट्रक्चर है, एक काफ़ी अच्छे पुल बैक की हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, एंड वो पुल बैक होने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन भी अभी काफ़ी मैच्योर हो चुका है। तो ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 1400 के आसपास का जो गैप है वो गैप एरिया अभी फिल होना चाहिए। तो 1410 के लक्ष्य के लिए बाटा इंडिया में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1356 के आसपास का, एंड टारगेट होगा अराउंड 1410 का बाटा इंडिया फ्यूचर्स में। ओके, तो 1410 के टारगेट के लिए बाटा इंडिया, इस पर करके चले खरीदारी। ये है काउंटर फोकस में सचिन जी की लिस्ट पर। अदानी पोर्ट्स, नजर है इसके नतीजों पर। बाजार बंद होने के बाद ही यूजुअली इसके नतीजे आते हैं। आइए एक बार वरुण से जान लेते हैं क्या अनुमान लगाया जा रहा है अदानी पोर्ट से इस बार। वरुण, बताइए।
देखिए दीप, नतीजे तो इस कंपनी के अच्छे रहने वाले हैं। जो कृष्णापट्टनम पोर्ट का इसने अधिग्रहण किया था, उसके चलते वॉल्यूम्स में देखिए किस तरह की बढ़ोतरी देखने मिली है। करीब 27% के आसपास की बढ़ोतरी है और स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है उसमें करीब 10% के आसपास की ग्रोथ है। अब देखिए इस कंपनी के रियलाइजेशन जो है उसमें भी सुधार होगा। करीब 435 रुपये प्रति टन के आसपास के रियलाइजेशन जो है वो आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो कामकाजी प्रदर्शन है वो अच्छा रहने वाला है। लॉजिस्टिक्स कारोबार जो है वहाँ से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन होगा और जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वहाँ से भी प्रदर्शन अच्छा होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह से धीरे-धीरे पिछले क्वार्टर्स में जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई थी, उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी हद तक इस कंपनी को भी फ़ायदा मिला है और हमने देखा था कि इस तरह की डिमांड जो पोर्ट कंपनी थे या फिर शिपिंग कंपनी थे वहाँ पे देखने मिली थी, तो वो फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। रेवेन्यूज़ करीब 23.5% बढ़ेंगे, 3,612 करोड़ के आसपास ही आएँगे। एबिटा 3.8 टाइम्स बढ़ने वाला है। याद रखिए मैं टाइम्स कह रहा हूँ, 640 करोड़ से बढ़ के 2,426 करोड़। मार्जिन 67.1% पे आएँगे, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 21.9% पे था और प्रॉफिट जो है वो 4 गुना बढ़ेगा, 334 करोड़ से बढ़ के 1329 करोड़ पे आएगा। तो अधिग्रहण का फ़ायदा, लो बेस का फ़ायदा और जो डिमांड बढ़ी है, उसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसके लिए पोर्ट कंपनी जो है, उसके नतीजे काफ़ी बेहतर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो बढ़िया नंबर्स आएंगे। एक्विजिशंस जो इन्होंने रिसेंटली करी हैं उसका सहारा तो मिलेगा ही, साथ ही ग्लोबली जो पोर्ट्स में हम देख रहे हैं एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, शिपिंग वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े हैं, डिमांड बड़ी है, उसका भी कंपनी को फायदा आते हुए दिखेगा। बंसल जी की फेवरेट पिक है। कल वैसे सेठी साहब ने भी अपनी शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन में दी थी। बंसल जी, अदानी पोर्ट्स नियर टर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे हैं सर? दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस वीक मार्केट के अंदर भी यहाँ पर जो है बिल्कुल एक क्लियर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और शॉर्ट टर्म के दीपांशु लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट आता है 767 पर, एक इमीडिएट सपोर्ट है और ब्रेकआउट लेवल है इसका 785 का। 767 नीचे में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 785 एक नियर टर्म टारगेट है और 785 के लेवल्स अगर रिजल्ट के बाद क्रैक होते हैं तब यहाँ पर 810, 815 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 800 के ऊपर जाएगा तो और बढ़िया मूव आपको अदानी पोर्ट्स पर आती हुई दिख सकती है। फिलहाल अगर आप इस साल देखें तो ऑलरेडी हमने 500 के लेवल से 775 के लेवल्स पर तो करंटली स्टॉक को देख रहे हैं तो 50% तो इस साल ही मूव आ चुकी है, बट इससे भी और ऊपर जा चुका है ये काउंटर। अविनाश जी, कोई राय अदानी पोर्ट्स पर? जिस तरह से बाजार की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं इनकी रीसेंट एक्विजिशंस को लेकर, पोर्ट वॉल्यूम्स में बढ़त को देखकर, क्या नतीजे वो जस्टिफाई कर पाएंगे और इन लेवल्स पर भी क्या वैल्यूएशंस के हिसाब से खरीदारी बनती है? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आएंगे और जैसे वरुण ने कहा कि बेस का इम्पैक्ट भी पॉजिटिवली कंपनी को प्ले आउट होगा, लेकिन जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ डेटा अडानी ग्रोथ रिकॉर्ड करेगा, स्पेशली कृष्णपट्टनम का जो पोर्ट है उसका भी कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में आएगा। और सबसे बड़ी बात, वाबक पिंकर्स को इन्होंने ऑलरेडी 800 रुपए में शेयर अलॉट किए गए, तो काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी री-रेटिंग पॉसिबिलिटी इस कंपनी में है। अडानी ग्रुप में मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो कंपनी इनके ग्रुप में है वो अडानी पोर्ट है, क्योंकि इनका बिजनेस में स्केलेबिलिटी के लिए बहुत जगह है और इन्होंने ऐसे पोर्ट स्ट्रेटेजिकली एक्वायर भी किए हैं जिससे अभी ये वर्चुअली एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में पहुंच गए। हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में यहाँ से जो अपसाइड है वो काफी सिग्निफिकेंट होगी और ऑब्वियसली मोनोपोली प्लेयर्स को आप भी जानते हो कि मार्केट एक बहुत अच्छी प्रीमियम री रेटिंग देती है। तो मुझे लग रहा है कि करंट निवेशकों को जिनको साल से 1.5 साल का नजरिया लेना है जरूर खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है 850 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। ओके, तो 850 का तो नियर टर्म टारगेट है। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो वैल्यू इस काउंटर में अविनाश जी को दिख रही है। तो नज़र रखें अदानी पोर्ट्स पर, आपको पॉजिटिव मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। नतीजों का इंतजार है। एक नजर रखिए जरा सीमेंस के चार्ट पर, और जय जरा सीमेंस पर राय दें। एकदम सपाट हुआ है अभी, पर निचले स्तरों से दिन के काफी अच्छी रिकवरी सीमेंस ने दिखाई है। 1900 के लेवल्स पर वापस आते हुए दिख रहा है। अब यहां से इस पर मोमेंटम पिकअप कर सकते देखते हैं, क्योंकि हमने BHEL, BEL, कुछ दिन पहले LNT पर भी मोमेंटम बनते हुए दिखा था। सीमेंस पर क्या राय है?
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने दीप। इसमें लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में दीपांशु जो एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया था, वही चैनल को नियरली थोड़ा रिटेस्ट कर ये स्टॉक में रिकवरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट थोड़ा चैनल के अंदर भी आ गया था ये स्टॉक, बट देन हाउएवर हमें क्लोजिंग बेसिस पे ये ऊपर देखने मिल रहा है उसके, विच इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव साइन। अपसाइड में एक छोटा सा स्टॉप रेजिस्टेंस है 1923 के आसपास, 1923 के लेवल्स निकलते हैं तो आई थिंक सीमेंस में हमें 2000 प्लस के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो इसको बाय कर सकते हैं अभी भी। क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से 1880 का क्लोजिंग बेसिस पे, तो जस्ट 20 रुपीज नीचे एक स्टॉप लॉस लगाया आप क्लोजिंग बेसिस का और इसको खरीद के चल सकते हैं। पहला टारगेट 1923 का रहेगा और वो निकलता है तो 2000 प्लस के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो 2000 प्लस के लेवल्स के लिए तैयार हो जाइए सीमेंस पर। फिलहाल 1900 के लेवल्स पर ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है, यहाँ से मोमेंटम पकड़ते हुए आपको दिख सकता है। ये है बात जहाँ तक का सवाल है सीमेंस के काउंटर पर। इंतजार है एल&टी इन्फोटेक के भी नतीजों का, पर जो आज एल&टी टेक पर ब्रेकडाउन आया है इसके बारे में एक बार जरा राय ले लेते हैं। अविनाश जी, क्या खराब लगा बाजार को एल&टी टेक के नतीजों में जो इतनी भारी गिरावट आई है और 7.5% की फॉल के बाद क्या राय बनती है इस पर अब? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली मॉडरेटली डिसअपॉइंटिंग थे और जिस प्रकार से शेयर के प्राइस में तेजी देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को ये नतीजे इसलिए नहीं पसंद आए क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्लो था। लेकिन एक जो पॉजिटिव बात कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल में देखने को मिली कि इन्होंने 6 नए डील्स बैक किए और ये काफी बड़े डील्स है और कंपनी ने कहा है कि FY22 के लिए कम से कम 20-22% का ग्रोथ रिकॉर्ड करने की क्षमता करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दीपांशु इनके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। ये कंपनी नॉर्मली कोई एग्रेसिव गाइडेंस देती नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के इनको अभी मल्टी मेगा डील्स जो मिले हैं, 6 डील मिले हैं चौथे तिमाही में, इसका इम्पैक्ट आपको FY22 में प्ले आउट होगा। नतीजे डेफिनेटली खराब है लेकिन आने वाला साल मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। तो जिन निवेशकों को लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है काफी सिग्निफिकेंट 7% का करेक्शन हो गया है और इससे कहीं ज्यादा स्टॉक जाने की काबिलियत रखता नहीं है। तो इस लेवल पे एक्यूमुलेट करिए और अगले साल हमको लग रहा है कि स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस साबित हो सकता है। ओके, तो अगले साल आउट परफॉर्मर हो सकता है। डिप आया, थोड़ा और डिप आए तो फिर अक्यूमुलेशन के लिए अच्छे लेवल्स आपको दिखेंगे। एल&टी टेक यहाँ पर रखिए नजर, नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन, बट बाजार में है भरपूर एक्शन, कई सारे स्टॉक्स मूवमेंट दिखा रहे हैं। इंडेक्स लेवल पर बैंक निफ्टी किया है आज आउट परफॉर्मेंस। तो आइए जानते हैं अनिल जी के साथ बाजार पर इस समय की स्ट्रैटेजी क्या है। सर, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। डाउ फ्यूचर्स पर सुबह से थोड़ा दबाव बना हुआ था पर कोई भारी दबाव नहीं है सर। 20 पॉइंट्स की गिरावट है, निचले स्तरों से तो आप कह सकते हैं रिकवरी हुई है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े प्रेशर में है, कल नैस्डैक में भी गिरावट आई थी। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन हम बनते हुए देख रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी के स्टॉक्स पर यूएस में फोकस बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें यूरोप में एक बार फिर से पॉजिटिव एक्शन बन रहा है। यूके के बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, वहां पर ½ % की तेजी है। फ्रांस यहाँ पर अच्छा एक्शन है। जर्मनी में थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही है। कच्चे तेल में एक्शन बरकरार है, ब्रेंट वापस $68 के ऊपर ही है और रुपए में आज थोड़ी आपने स्ट्रेंथ आती हुई देखी है, तो वहां से भी पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं। बताएं सर, क्या करना चाहिए? देखिए दीप, ग्लोबल मार्केट तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात है नहीं और कोरोना को लेकर भी मार्केट के लिए तो ऐसे कोई खराब संकेत तो है नहीं, तो ये 2 ट्रिगर आपके लिए ठीक है। अब तीसरा ट्रिगर आपका जो बचा है कि FIs के डेटा के लिहाज से और बाजार की पोजीशन के लिहाज से, तो वहां पर भी ऐसी कोई खास समस्या अभी तक तो दिख नहीं रही कि वहां पर अगर आपको कोई ऐसा नजर आ रहा हो कि अरे अचानक से क्या हो जाएगा कि क्या है। तो क्योंकि ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो कल 1.07 के आसपास था, जो कि आपके लिए लोअर साइड पर, ये तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हल्के मार्केट हैं ये सारे और आज भी पुट कॉल रेशियो इंट्राडे में तो 1 के आसपास ही दिख रहा है, तो यानी कि अभी भी हल्के ही है मार्केट। तो ये सारे आपके लिए ट्रिगर से, तो उस लिहाज से खराबी वाले कोई ऐसे खास ट्रिगर है नहीं। नीचे में आपको इन सारे ट्रिगर से सपोर्ट आएगा, ग्लोबल मार्केट्स और हल्के बाजार, कोरोना के घटते हुए मामले। ऊपर में FIs की जो बिकवाली है उसकी वजह से थोड़ा सा आप रुकेंगे, अटकेंगे, तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। अब आपको बचे हुए समय के लिए क्या करना है? बचे हुए समय के लिए वहीं पर ध्यान रखना है जहां पर अभी बाजार है और वो है 14,600। 14,600 आज के लिए मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी पर। क्यों?
26 लाख शेयर हैं 14,600 पर पुट में और 24 लाख शेयर हैं कॉल्स में। अगर बाजार को रुककर वापस रिबाउंड लेना है तो यहीं से लेना है, ये सही जगह है। तो 14,600 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 14,600 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, जो 26 लाख शेयर पुट राइटर हैं वो थोड़े रिस्क पर होंगे, तब आप 14,550 और 14,475 ये दो रेंज तक बाजार को नीचे जाते देख सकते हैं, यानी कि 50 पॉइंट से लेकर 125 पॉइंट तक की रिस्क खुल सकती है। अब अगर 14,600 को हम होल्ड कर पाते हैं तो क्या, तो पहला टारगेट 14,650 675 का बनेगा और वापस 14,725 तक जा सकते हैं, 700 तक जा सकते हैं। 14,700 के ऊपर टिक पाना मुश्किल होगा क्योंकि 14,700 पर बड़ी भारी भरकम कॉल राइटिंग हुई है। 40 लाख शेयर है, उसमें से 20 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 14,675 ऊपर है, 14,550 नीचे है। ब्रॉडली ये रेंज है आखिरी 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, ये समझ में आता है। और 14,600 के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ से 14,550 तक जाने की संभावना बनती है। वो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये आपके लिए लेवल से दीप 14,600 पर नजर रखिए और स्पेशली 3 बजे तक आप देखिए। अगर 3 बजे तक 14,600 को होल्ड कर पाता है तो एक अच्छी क्लोजिंग 14,635 के ऊपर की मिलेगी, नहीं तो 14,550 के आसपास की। तो बेसिकली 14,550 14,650 इस रेंज में कहीं न कहीं बंद होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी तक की जो रेंज है उस हिसाब से 32,500 आसानी से नहीं टूटेगा और 33,000 पार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 33,000 पार? क्योंकि 33,000 पार पर बड़ा भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 15 लाख शेयरों का और 7 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो आपके अपसाइड तो समझ में आ गई बैंक निफ्टी में 33,000 के ऊपर की है नहीं। 32,500 होल्ड होना चाहिए। 32,500 के पुट पे 10 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 8 लाख शेयर हैं, तो मैं 32,500 के नीचे की भी क्लोजिंग नहीं दे रहा। ज्यादा संभावना ये कि बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग डेटा के लिहाज से 32,725 से 32,775 या ब्रॉडली कहते हैं 32,700 से 32,800 के बीच में बंद होना चाहिए, यानी कि जहां अभी आप हैं इससे थोड़ा सा ऊपर बंद हो सकता है बैंक निफ्टी। ये डेटा में नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी का डेटा है। अगर 32,500 तोड़ा तो फिर नीचे की तरफ थोड़ा रिस्क खुल जाएगा। 32,275 32,150 फिर आज ही आने की तैयारी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है रेंज बाउंड मार्केट ही रहना चाहिए आज बचे हुए 1 घंटे में। जी दी ओके, तो रेंज बाउंड ही मार्केट रहना चाहिए और 14,600 इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपको रखनी है नजर निफ्टी के लिए। 33,000 और 32,500 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है आखिरी 1 घंटे के लिए। पर इस बीच एलेंबिक फार्मा के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, थोड़े मिले जुले नतीजे हैं। आय आई है 1280 करोड़ की, हम 1300 करोड़ से ऊपर का अनुमान लगा रहे थे, तो आय हमारे अनुमान से थोड़ी कम है। बट उसके सामने देखिए मुनाफा आया है 255 करोड़ का, वो हमारे अनुमान से ज्यादा है। तो मुनाफा थोड़ा अनुमान से बेहतर आया है, आय थोड़ी अनुमान से कम आपको आती हुई दिखी है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। जहां तक सवाल है इनका मार्जिन 20 फ्लैट ही रहे, 27% से घटकर 26.7% ही रहे हैं, तो कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है मार्जिन का। और हमारी एक्सपेक्टेशन भी 26.7% की थी, तो एग्जैक्टली हमारे अनुमान के हिसाब से आए हैं। कामकाजी मुनाफा 326 करोड़ से बढ़कर 342 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 348 करोड़ था। तो बंसल जी एक बार जरा चार्ट्स पर नजर डालें। एलेंबिक फार्मा आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, 1000 के स्तर के ऊपर गया था, 3% की गेन है। नतीजे लगभग अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं। देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और नीचे में हम देखें तो 984 985 काफ़ी अच्छा बेस है। जिनके पास है होल्ड करें और एक बार ये स्टॉक 1025 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उस ब्रेकआउट के टारगेट हैं 1103 वाला जोन और टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इन स्तरों पर करेक्शन पर खरीदारी की राय है 1100 प्लस के टारगेट्स के लिए। ओके, 1100 प्लस के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। और एलेंबिक फार्मा नतीजों के बाद बढ़िया दौड़ लगाता हुआ यहां पर एक्शन भरपूर तेजी की तरफ होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर आज क्या इरादा है, किस तरह की पोजीशन है, कैश, फ्यूचर्स या दोनों? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दोनों ही है, खरीदारी करनी है। एक कैश का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है। बताएं सर। अनिल जी पहले कैश मार्केट वाला स्टॉक की बात करूंगा। ये स्टॉक है जिसको मैंने कई बार निचले लेवल्स पे पहले भी रिकमेंड किया और हर बार इसके टारगेट्स मीट हुए हैं। स्टॉक का नाम है आरपीएसडी वेंचर्स, जो कि पहले सीएससी वेंचर्स के नाम से जाना जाता था। 374 रुपए के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है।
एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और सबसे अच्छी बात है बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। मार्केट कैप है इसकी सिर्फ 950 करोड़ रुपया और आप वैल्यू देखिए, ये कंपनी इनकी एक ग्रुप कंपनी है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL, जिसका भी शेयर प्राइस चल रहा है 126 रुपया, जो कि पिछले कुछ दिनों में 2-4 दिनों में भी अच्छी तेजी हुई है। उस कंपनी में ये 54%, 53.77% टू बी प्रिसाइज स्टेक ओन करती है और इस 54% स्टेक की वैल्यू आती है 4,750 करोड़ रुपया और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप है सिर्फ 950 करोड़ रुपया, मतलब 80% डिस्काउंट पे ये स्टॉक है, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। इसके अलावा इनके पास खुद का कारोबार है, FMCG कारोबार में है, जिसमें 2Yum ब्रांड कलकत्ता का है, काफी पॉपुलर है, विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर है। फिर एक क्वेस्ट मॉल करके कलकत्ता में मॉल ऑन करती है कंपनी, और भी रेस्टोरेंट का चेन का बिजनेस है। अच्छी कंपनी है, बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 374 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ खरीदे। शॉर्ट टर्म में 395 का टारगेट है, बट ये स्टॉक पे मैं आने वाले 9 से 12 महीने पे बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है यहाँ से बहुत जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक में बिल्कुल बन सकते हैं, तो खरीदारी करनी है RPSG वेंचर्स। बिल्कुल आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप के शेयरों पर गहरी पकड़ है सेठी साहब की, और हर बार लगातार टारगेट हिट होते हैं, चाहे वो आपने CSC के दिए हों, चाहे RPSG वेंचर्स के लिए हों, चाहे फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के दिए हों। गजब का अंडरस्टैंडिंग है इनके फंडामेंटल्स की। तो 395 का टारगेट भी डेफिनेटली आपके लिए होने की तैयारी में। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ इस वक्त आपके सामने RPSG वेंचर्स, ये है आपके लिए। तो सेठी साहब बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है जो FNO की स्पेस से है आज आपके पास? अनिल जी, जो FNO का दूसरा स्टॉक है, मेरी नजर तो सिर्फ मेटल सेक्टर पे है। आज बाजार में मार्केट है, आज मतलब खराब है बाजार, और यहाँ पे मुझे लगता है अगर आपको तेजी करनी है तो मेटल्स में तेजी करनी चाहिए। दमदार नतीजे इस क्वार्टर के आएंगे। कल हम टाटा स्टील से नतीजे सीजन की जो मेटल्स के बड़े नतीजों की आगाज करेंगे, और यहाँ से मैंने आज सेल को पिक किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हालांकि स्टॉक अपने निचले लेवल से बहुत अच्छा चल चुका है, बट जो ये सुपर साइकिल चल रही है मेटल्स की, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और कमाल करेगा। कल टाटा स्टील के नतीजे उसको प्ले करने के लिए, उसके दमदार नतीजे को प्ले करने के लिए सेल, जो कि अभी आज के जो हाईज है 136-37 के, वहां से काफी अच्छा खासा गिरावट आया, 130 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मे फ्यूचर्स यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 125 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए सेल में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। तो 130 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा करेक्शन होकर नीचे भी आए तो बहुत बढ़िया लेवल है आपके लिए एंटर करने के लिए। 125 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस और 140 के टारगेट से हर गिरावट में 5-7 रुपए जब भी गिर जाए तब आपके लिए खरीदारी का ये देगा बहुत ही बेहतरीन मौका। ये है आपके लिए सेल भी आज खरीदारी करने के लिए आज से सेठी साहब की तरफ से आए। तो 2 बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है, लेकिन इस बीच बाजार तेजी से नीचे आता हुआ दिखा है। 14,600 के मेक और ब्रेक लेवल को तोड़ा है, 14,550 मिनटों में आ गया, टूटते ही मुश्किल से 5 मिनट लगे और उसके बाद अब तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। तो देखते हैं 14,475, 14,500 अगला सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी अगर 32,500 के नीचे ट्रेड करता है तो 32,275, 32,150 ये 2 और लेवल है जिसके लिए आप इस वक्त देख सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, और सचिन जी देने के लिए तैयार है आपको BTST कॉल। सचिन जी के लिए बिल्कुल बताएं सचिन जी। अनिल जी, बिकवाली करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। थोड़ा सा ऑलरेडी स्लिप हो चुका है पिछले 5 मिनट में, बट जिस तरीके से इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, मुझे लग रहा है लगभग ये पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के वजह से एक एक्सटेंडेड मूव होनी चाहिए। 1265 के टारगेट के लिए ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1335 के आसपास। अगर पुल बैक मिल जाता है तो लगभग अराउंड 1315 के आसपास एक सही लेवल होगा जहां पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 1265 के लेवल्स के आसपास। तो बिकवाली करनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। बिकवाली करिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। ऑटो फाइनेंस की कंपनी है और यहाँ पर प्रेशर आपको बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी अब अपनी गेन्स गिव अप करके पूरी तरह नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है, जिससे निफ्टी पर और प्रेशर दिख रहा है। 90 पॉइंट्स नीचे आपको निफ्टी आते हुए दिखेगा और बैंक निफ्टी
अब 20 पॉइंट्स नीचे है, 32,450 के नीचे फिसलते हो। तो बैंक्स में आई है पिछले कुछ मिनटों में ज़्यादा बिकवाली, जिसकी वजह से आप फिर बाजार पर और प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। कैनरा बैंक ऊपरी स्तरों से फिसला है, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट यहाँ पर गिरावट आपको आती हुई दिखी है। इंडसइंड बैंक अब नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिखा है, तो ये बाजार पर इस समय दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं आपको। होल्ड आउट कर रहे हैं कुछ बैंक्स पॉजिटिव टेरिटरी में, पर निफ्टी है 100 पॉइंट्स नीचे इस समय, तो वहां पर दबाव इस समय बनते हुए दिख रहा है। पर एक स्टॉक जिसने रिसेंटली काफी ज्यादा अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है विद इन द ऑटो पैक, वो है बजाज ऑटो। आइए एक बार कुशल से भी बात करते हैं कि बजाज ऑटो पर क्या डिटेल्स लेकर आए हैं वो। कुशल बताएं, बजाज ऑटो अच्छी तेजी बनी है, बाकी कंपनीज को आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो बजाज ऑटो का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अप्रैल महीने के जो ऑटो बिक्री आंकड़ों में आता हुआ दिखा है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया है वो यह है कि जो इनकी मोटरसाइकिल मार्केट है, भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट में, ये हीरो मोटोकॉर्प को बीट करते हुए नज़र आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, और आपने ये भी देखा था कि पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट 22 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच हीरो मोटोकॉर्प ने 4 दिन का जो अपने प्लांट ऑपरेशंस का जो है शटडाउन अनाउंस किया था, उससे कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी लीड लेने में और फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखा है। और कंपनी का आप एक्सपोर्ट्स आंकड़े भी देखें तो वो भी दमदार आंकड़े आते हुए दिखे हैं। खासकर अगर आप बजाज ऑटो के 2 व्हीलर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो करीब 49% की बढ़त मंथ ऑन मंथ आधार पर हमें देखने को मिली है एक्सपोर्ट्स में, जबकि हीरो मोटोकॉर्प की करीब 9% की फॉल जो है मंथ ऑन मंथ आधार पर हमें जो है इनके यहाँ पे देखने को मिली है। तो जिस तरह से देश में सिचुएशन चल रही है, जो डोमेस्टिक ड्रिवन 2 व्हीलर ऑटो कंपनियाँ हैं उन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है बिक्री का वो ज़्यादा आता हुआ नजर आया एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 2 व्हीलर कंपनीज, जहां पर अगर आप स्पेसिफिकली बजाज ऑटो की बात करें जिनका काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस दौरान मिलते हुए दिखा है, क्योंकि डोमेस्टिक जो उनकी बिक्री है वहाँ पर तो जो इम्पैक्ट आया, लेकिन एक्सपोर्ट्स में दमदार उछाल हमें देखने को मिला, और इसी वजह से भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट में जो है हीरो मोटोकॉर्प को ये पछाड़ते हुए नजर आए हैं अप्रैल महीने में। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर थोड़ी आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। अविनाश जी से मैं पूछूंगा कि सॉरी बजाज ऑटो, माफ कीजिएगा, जहां पर अच्छी मूव आ रही है। अविनाश जी से मैं पूछूंगा कि बजाज ऑटो पर उनका क्या व्यू बन रहा है, पर एक बार जरा मार्केट पर नजर डाल दीजिए, स्पेशली निफ्टी पर क्या ड्रैग कर रहा है निफ्टी को नीचे। इंडसइंड बैंक पिछले 10 मिनटों में यहाँ पर 1.5% की गिरावट आई है। ICICI बैंक यहाँ से प्रेशर बना है, नजर रखिए इस काउंटर पर। HDFC बैंक ये अब 1.5% नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। कोटक भी ऊपरी स्तरों से फिसला है। तो इन 4 दिग्गज बैंक्स की वजह से आप निफ्टी पर थोड़ा और प्रेशर इस समय बनते हुए देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री सुबह से ही दबाव पर है, 2% नीचे ये काउंटर आपको आते हुए दिखेगा। साथ ही इन्फोसिस पर इस समय प्रेशर है, पिछले कुछ मिनटों में इन्फोसिस पर बिकवाली आई है। जय, मुझे याद है शायद कल या परसों आपने इन्फोसिस पर एक शॉर्ट कॉल दी थी, और अब यहां पर गिरावट आती हुई दिख रही है। क्या राय है इन्फोसिस पर? जय, यहां से और वीकनेस देखते हैं जिस तरह से बाजार अभी फिसलते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, मेरा व्यू था कि इन्फोसिस में बिकवाली करके चलना चाहिए, और अभी भी मेरा वो व्यू कायम है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इन्फोसिस में हमें यहाँ से और फर्दर एक फॉल देखने मिल सकता है। दीपांशु, पहला टारगेट इसका बनेगा 1310 का, उस पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है 1310 पर, मगर वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं दीप, तो यहाँ पे और गिरावट तेजी से देखने मिलेगी। 1310 के नीचे तो लगभग 1240 तक का जगह बन जाएगी इन्फोसिस में नीचे आने की। ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी वीक है, और अगर आप IT स्टॉक्स देखें तो कोई IT स्टॉक्स में खास कुछ अपवर्ड मोमेंटम कुछ दिनों से देखने मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट जो भी रिजल्ट के पहले या उसके बाद देखने मिला था, सारे गेंस IT सेक्टर ने गिव अप कर दिए, और ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि IT कुड बी वन ऑफ द रीज़न जो निफ्टी को नीचे लेकर आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, तो IT थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है गिरावट में, और इसके साथ ही अब हम बैंक्स पर भी प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। विश्वेश जी, HDFC बैंक क्या करें, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है इसकी वजह से, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को ड्रैग कर रहा है। अब 2% नीचे HDFC बैंक। एक चीज़ समझिए दीपांशु कि ये एक बैंड है
1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और अबाउट 200-300 पॉइंट्स निफ्टी में। और इसमें दोनों बाजू हम जब नीचे जाते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर आते हैं और जब ऊपर एंड होते हैं तो वहाँ से नीचे आते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट को एक चीज़ अभी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अभी हम मिडिल ऑफ द रेंज है, 14,600 14,700 मिडिल रेंज है, और अब समवेयर अराउंड 14,800 850 अपर एंड रेंज है, और समवेयर अराउंड 14,200 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हैवी वेट स्टॉक है जो कॉमन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सारे स्टॉक्स ये कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करते हैं इन अ वेरी शॉर्टर टर्म। तो मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली जब तक हम सपोर्ट नहीं तोड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड मैं ऐसा सोचता हूँ कि HDFC बैंक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1360 पे, वो टूटेगा तो फिर कोई बड़ी गिरावट आएगी। अदर देन दैट मुझे लगता है ये रूटीन रेंज बाउंड मूवमेंट है। ओके तो ये है एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो थोड़ा रेंज के ऊपरी स्तरों पर आए तो आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं, इसलिए दिग्गज बैंक्स और कुछ अन्य स्टॉक्स पर गिरावट आती हुई दिख रही है, बट रेंज के निचले स्तरों से शायद सपोर्ट भी आना चाहिए। देखते हैं, फिलहाल तो कोई संकेत नहीं आ रहा है। 14,500 तक निफ्टी फिसलते हुए दिख रहा है इस समय। 125 अंकों की गिरावट आपको आती हुई दिखेगी। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ये कुछ काउंटर्स हैं जो इस समय गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। HDFC लिमिटेड ये भी एक और काउंटर है जहां पर वीकनेस आपको बनती हुई दिख रही है, और फार्मा में आज थोड़ी मुनाफा वसूली का मोमेंटम है। पर अविनाश जी आपसे पूछना था बजाज ऑटो पर, बताएं सर किस तरह का व्यू है बजाज ऑटो को? बाकी ऑटो स्टॉक्स को इसने आउट परफॉर्म करा है, क्या ये आउट परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएगा काउंटर? दीपांशु, बजाज ऑटो का अगर बिजनेस देखे तो इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट का शेयर है वो सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम सारे टू व्हीलर कंपनीज को देखें तो पहले से ही इन्होंने काफी स्ट्रेटेजिकली एक्सपोर्ट मार्केट को बहुत अच्छा बेस इन्होंने बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इनके लिए डेफिनेटली एक्सपोर्ट मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट को पोजीशन करना एक बड़ी बात है, प्लस रियलाइजेशंस भी अच्छी होती है। बट अभी जो करंट कोविड का माहौल है, यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी कहा है कि आने वाले 1-2 महीने, शायद अप्रैल का जून का क्वार्टर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि डिस्पैचेस और प्रोडक्शन में डेफिनेटली थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिलेगी। बट लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो और हीरो मोटरकॉर्प, ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी है जो ओवरऑल जब मैक्रो इकोनॉमी में रिवाइवल आएगी, कोरोना में नॉर्मलसी आएगी, तो ये बहुत अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो में काफी समय तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन होपफुली अगर डोमेस्टिक मार्केट पे पिकअप होता है तो एक्सपोर्ट मार्केट के साथ साथ इनका वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगा, इनफैक्ट इंडस्ट्री को भी मैच करेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली ऐसे करंट माहौल में जब स्टॉक थोड़ा सा वीक हुआ है तो उसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, और कम से कम साल भर का नजरिया रखिए। हमको लग रहा है कि ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स टू व्हीलर सेक्टर में बजाज ऑटो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ओके तो बजाज ऑटो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। फिलहाल 14,500 के नीचे निफ्टी आपको फिसलते हुए दिख रहा है, तो अच्छे संकेत नहीं है इस समय बाजार के लिए। और बैंक निफ्टी भी अब 150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखाते हुए बैंक से ही आ रहा है सबसे ज़्यादा प्रेशर इस समय। देवांशी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए एक मिड कैप बैंक जिसके नतीजों का इंतजार है, RBL। देवांशी बताएं RBL से क्या है इस समय बाजार की एक्सपेक्टेशन? सालाना आधार पर अगर आप RBL बैंक का परफॉर्मेंस देखें तो इस बार हम देखेंगे कि जो ब्याज से आया है वो कमज़ोर होने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। सीक्वेंशियली थोड़ी सी बढ़त आपको ज़रूर देखने मिल सकती है। सिमिलरली हमने जिस तरह से लोन ग्रोथ देखी है, क्योंकि 5% तक की सीक्वेंशियली हमने लोन ग्रोथ देखी थी, लेकिन अगर आप सालाना आधार पर देखें तो करीब 2% तक की लोन ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो YOY जो नंबर्स होंगे वो कमज़ोर होते हुए दिखेंगे। आपको जो ब्याज से आए करीब 8% तक कमज़ोर होती हुई दिखेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफा है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इसकी वजह यही है कि जो डिपॉजिट के आंकड़े वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखे थे इस बार, और जो अन्य आए हैं वहां से सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। प्रोविजंस में इस बार कोई भी गिरावट आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है, माना जा रहा है कि प्रोविजंस इस बार सीक्वेंशियली बढ़ते हुए दिख सकते हैं आपको, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको जो मुनाफा है उसमें बनता हुआ दिख सकता है। मार्जिन इस बार 4.1-4.2% के आसपास रह सकते हैं, 4.9% से घटकर, और इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इस बार बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि इनकी जो दोनों सेगमेंट्स है, माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड कारोबार, इन दोनों पर इस बार दबाव आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो वेव है, सेकेंड वेव, वहाँ पे मांग किस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है, कलेक्शन में कितनी ज़्यादा चैलेंजेस बैंक को होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो इस बार 5.2% ग्रॉस NPA और नेट NPA इस बार करीब 2.8% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यील्ड्स थोड़े से मजबूत है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। एसेट क्वालिटी पर दबाव आने का पूरा अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है।
तो ये है आपके लिए आरबीएल बैंक, जिस तरह से बाजार इसका अनुमान लगा रहा है। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं आरबीएल बैंक पर सचिन जी से। सचिन जी, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आरबीएल के लिए? दीपांशु, अगर हम थोड़ा ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली थोड़ा सा नेगेटिव रहा है काउंटर, बट पिछले 3 हफ्तों से एक बैंड यहाँ पर नज़र आ रही है 200 से लेके 170 की। एंड अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो सेम बैंड यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा रीड आउट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट पे ट्रेड लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा इस पर्टिकुलर काउंटर में। फिलहाल अपने बैंड के मिड पॉइंट पे ही है, सो अवॉइड करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक बार डिसाइसिव ब्रेकआउट अगर हो जाता है 200 के ऊपर तो रिव्यू करना चाहिए, या फिर ब्रेकडाउन लेवल तो 170 के नीचे ही है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है नो ट्रेडिंग जोन में है, तो अवॉइड करनी चाहिए फ्रेश पोजीशंस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आरबीएल बैंक पर। आइए बढ़ेंगे आगे, और इस बीच बाजार थोड़े स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। 14,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश है निफ्टी की, और 32,250-300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी की होती हुई दिख रही है। तो देखते हैं, जो फ्री फॉल हुआ है उसके बाद पहली बार गिरना रुका है, बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, गिरना रुका है, ये कह सकते हैं। तो देखते हैं 14,475 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगला वाला, उसके आसपास ही बाजार ने सपोर्ट लिया है 14,485 पर, और बैंक निफ्टी पर भी 32,250 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन सीमेंट शेयर है एक्शन में पूरा का पूरा, स्पेस और दाम बढ़ने की भी तैयारियां होती दिख रही है। सीमेंट सेक्टर को बहुत गहरे से ट्रैक करने वाली मानसी दवे हमारे साथ है इस वक्त। मानसी, बताइए क्या हो रहा है इस सेक्टर में, क्या है डेवलपमेंट? शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून। ऑल इंडिया सीमेंट प्राइस का ट्रेंड सामने आया है, और लगातार हम देख रहे हैं कि सीमेंट प्राइसेस में जो बढ़त है वो देखी जा रही है। मांग में बढ़त के चलते सीमेंट की कीमतों में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और इस बार सरप्राइजिंग ये है कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा दाम सुधरते हुए दिखे हैं। 12 रुपए प्रति बोरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर दक्षिण भारत में दाम सुधरे हैं। उत्तर भारत में सीमेंट के दाम बिल्कुल स्थिर रहते हुए दिखे हैं, और मार्च तिमाही में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान भी सीमेंट सेक्टर लगाकर चल रहा है। सालाना आधार पर 20 से 22% बढ़त के साथ करीब 10.5 करोड़ टन वॉल्यूम का अनुमान यहां पर सीमेंट सेक्टर के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से आता हुआ दिखा है। ठीक इसी तरह मैक्वायरी की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें FY22 में मांग में 13% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार के इंफ्रा फोकस और बढ़ती ग्रामीण मांग और साथ ही शहरी मांग में जो रिकवरी आ रही है, इसका सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अब एक टेबल टीवी स्क्रीन पर आपके होगा जिसमें हम मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर जो करंट सीमेंट ट्रेंड है प्राइस का वो बता रहे हैं। उत्तर भारत में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर स्थिर रहे हैं प्राइसेस, जैसे मैंने बताया, लेकिन सालाना आधार पर एक डिप आता हुआ दिखा है। दक्षिण भारत में दोनों ही मंथ ऑन मंथ बेसिस और सालाना आधार पर तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट सालाना आधार पर 9.5% की बढ़त रही है। वहीं पश्चिम भारत में भी सालाना आधार पर तेजी ही देखने को मिल रही है। तो क्लियरली सीमेंट के प्राइसेस जो हैं उसमें तेजी का दौर अब भी जारी है। हालांकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कहीं कहीं स्थिरता भी देखने को मिल रही है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम अब भी बरकरार है, जिसके चलते सीमेंट स्पेस फोकस में है। पूरा का पूरा एक्शन दाम बढ़ने की तैयारी में, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक, और मध्य भारत में तो है ही। अविनाश जी बताएं, सीमेंट शेयरों में जिस तरह से एक्शन होता दिख रहा है, बताइए आपको क्या पसंद है और क्या करेंगे? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में जो पैन इंडिया प्लेयर्स है, जैसे कि अल्ट्राटेक है, एसीसी है, प्लस जो गिने चुने साउथ बेस्ड प्लेयर्स है जैसे कि हेडलबर्ग सीमेंट है, रैमको इंडस्ट्रीज है, हमको लग रहा है कि ये 3-4 ऐसी कंपनीज है जहाँ पे निवेशकों को स्लोली अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स इंक्लूड करना चाहिए। इनके नतीजे भी मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग थे, और मुझे लग रहा है कि ये सीमेंट प्राइस आने के बाद और भी इनका ऑपरेटिंग लेवरेज किक ऑफ होगा, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर यही रवैया रहा तो नॉट ओनली वॉल्यूम ग्रोथ बट प्राइसिंग एक्शन से FY22 इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये 3-4 स्टॉक्स है जहाँ पे हम काफी पॉजिटिव है, और हमको लग रहा है कि जो सीमेंट प्राइस की इंक्रीज है इनको काफी फायदा करेगा। तो ओवरऑल इन 3-4 शेयर्स पे नजर रखें और इनको एक्यूमुलेट करें। ओके, तो ये है आपके लिए धीमे धीमे एक्यूमुलेशन करने की राय इन बेहतरीन सीमेंट शेयरों में। L&T के रिजल्ट्स की तैयारी है, और L&T इन्फोटेक के रिजल्ट्स की तैयारी है, और इसका अनुमान लेकर कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है। कुशल, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के रिजल्ट से तो मामला गड़बड़ हो गया और बहुत जोर से गिरा है। L&T इन्फोटेक कैसे आएंगे रिजल्ट्स?
नंबर्स अनिल जी यहाँ पर भी मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि डॉलर आई जो टॉप लाइन है वहाँ पर तो बढ़त देखने को मिलेगी। खासकर अगर आप जो इनके नंबर्स देख रहे हैं तो करीब 4.2% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 42.8 करोड़ से बढ़कर 44.6 करोड़ डॉलर आई जो है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में जो इनकी आई ग्रोथ है वो करीब 4% के बेसिस पर हम अनुमान करके चल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इनकी जो वेतन बढ़ने से और साथ ही जो रुपए में तेज़ी हुई है उससे इनके मार्जिन्स पर दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा, और करीब 1.5% का कट हम इनके मार्जिन्स तिमाही आधार पर देख सकते हैं, और 19% पे कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अपनी एबिट मार्जिन। यही नहीं, अगर कंपनी का मुनाफा भी देखें तो वहाँ पर भी हल्की गिरावट हम अनुमान करके चल रहे हैं। 520 करोड़ से 502 करोड़ जो है कंपनी अपनी मुनाफा घोषित कर सकती है। वर्टिकल्स पर क्या आउटलुक होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, और साथ ही यूएई में जो इन्होंने बड़ी डील्स जीती है उस पर क्या अपडेट रहता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये दो एस्पेक्ट के साथ साथ जो नतीजे हैं वहाँ पर आपको फोकस रखना है, और ओवरऑल जो नतीजे दिख रहे हैं वो मिले जुले रहने का अनुमान है। बिल्कुल, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और L&T इन्फोटेक ये दोनों ही स्टॉक अविनाश जी के रडार पर हमेशा रहे, उनकी लिस्ट में हमेशा रहे, और लगातार उन्होंने खरीदारी करने की राय बहुत 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 पहले के लेवल से, जहां ये जिस समय इससे आधे दाम पे भी ट्रेड नहीं करते तब से स्टॉक डबल से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अविनाश जी बताएं, रिजल्ट से पहले खरीदे या रिजल्ट के बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी जैसे कुशल ने कहा कि रिजल्ट्स इस बार थोड़े से मिले जुले आएंगे, लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि किस प्रकार की कमेंट्री और किस प्रकार के ऑर्डर विंस L&T इन्फोटेक को मिलेंगे वो देखने लायक रहेगा। मेरे ख्याल से एक क्वार्टर के हिसाब से L&T इन्फोटेक को पूरी तरह से डाउनग्रेड करना या अवॉइड करना ठीक नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि मार्जिन्स में डेफिनेटली क्या आउटलुक रहेगा, ऑर्डर बुक में कैसे ऑर्डर्स मिले हैं, और आगे FY22 के लिए क्या आउटलुक रहेगी, क्या गाइडेंस रहेगा, ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम समझते हैं कि अगर स्टॉक थोड़ा गिरता भी है तो मेरे ख्याल से उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। ओके, एक बार नतीजे आने देते हैं। जिस तरह से L&T टेक पर रिएक्शन है, आशा करते हैं वैसा तो रिएक्शन नहीं आए, बट L&T इन्फोटेक थोड़ा नतीजों से पहले ये भी सुस्त होते हुए दिख रहा है। बाजार भी थोड़े सुस्त हैं, बट अब होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 14,500 पर फिसलने के बाद निफ्टी होल्ड कर रहा है, और 32,300 पर निफ्टी बैंक भी होल्ड कर रहा है। चलते हैं विश्वेश जी के पास और देखते हैं उन्होंने अब क्या आइडेंटिफाई करा है उतार चढ़ाव वाले बाजार में। बिगुल, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। ये देखिए, ये जो अभी का सेल ऑफ है मेरे हिसाब से वो रूटीन है। व्हेन आई से रूटीन मींस रेंज बाउंड के अंदर में मूवमेंट है, लेकिन आज के दिन में अनयूजुअली बिल्टअप देखा जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी फ्यूचर में चल रहा है 70 रुपये 30 पैसा, 70 रुपये 40 पैसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मूवमेंट है ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। ऑलमोस्ट 74 जाने के बाद में अभी 70 रुपये है, क्योंकि मार्केट में पुल बैक आया। मुझे लग रहा है 68-69 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदने की राय होगी। करंटली 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। 68 का स्टॉप लॉस रखे, 75 और 78 ये दो टारगेट रहेंगे। और जहां तक डेटा की बात करता हूं, देखिए इसमें 70 रुपीज़ के कॉल में 61 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट 62 लाख समझ लीजिए। और वहां पे अभी फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट 2,57,000 का अनवाइंडिंग हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कॉल राइटिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि ये राइटिंग ट्रैप होनी चाहिए, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द मंथ है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा इज एट द लेवल जहां से एटलीस्ट हम 7 रुपीज़ तक का मूव देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10% होता है। तो मुझे लगता है ये जो गिरावट है सपोर्ट के आसपास, बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करना चाहिए विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। सो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने की राय है। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा सुबह बढ़िया एक्शन था। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में अभी भी अपनी गेंस होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों से ये भी फिसले हैं, बट बाजार की गिरावट में उतना बड़ा प्रभाव इन काउंटर्स पर नहीं आया है। पीएनबी देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए। अभी एलेंबिक फार्मा की बात हो रही थी नतीजों के बाद, वहां पर तो और तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। भारत फोर्ज भी सुबह से एक्टिव है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए बाजार में भी होल्ड आउट आपको करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर आप नजर बनाए रखें। बल्कि एलेंबिक फार्मा 1030 के लेवल्स पर आ रहा है। सुबह सचिन जी भी इस पर पॉजिटिव थे, और अभी बंसल जी ने भी यहां पर आपको पॉजिटिव ही राय दी थी। तो होल्ड कर रहे हैं ये बाजार की गिरावट में। बट सेंसेक्स 500 पॉइंट्स नीचे है, वहां से थोड़े कंसर्न्स आपको बनते हुए दिखेंगे इस समय।
SBI लाइफ, एक बार मेरे को राय लेनी थी अविनाश जी से इस पर भी। अविनाश जी, नतीजों पर तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर बढ़िया रिएक्शन आते हुए दिखाए, जस्ट 1000 के नीचे SBI लाइफ है। कैसे देखें इस बाजार में SBI लाइफ को? क्या ये अक्यूमुलेशन के लिए अच्छे लेवल्स हैं सर? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, कल जो नतीजे आ गए प्लस जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक अवे था वो वैल्यू फॉर न्यू बिजनेस ग्रोथ था। ऐसे खराब माहौल में, चैलेंजिंग माहौल में भी इनका वैल्यू फॉर न्यू बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले साल के लिए भी डिस्पाइट कोविड वो अच्छी तरह से ग्रोथ करने की बात कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए इसको खरीदना है, क्योंकि इंश्योरेंस एक क्वार्टर टू क्वार्टर या 6 मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है तो SBI लाइफ एक बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस साबित हो सकता है। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में कम से कम 1100 रुपए का टारगेट और अगले 1.5-2 साल में ये बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड देने की काबिलियत रखता है। होपफुली कोविड खत्म होने के बाद हमको लग रहा है कि इंश्योरेंस स्पेस एक बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम पे वापस आएगा। ओके, तो बढ़िया मोमेंटम इंश्योरेंस स्पेस पर आपको आते हुए दिख सकता है, नजर रखिएगा। और SBI लाइफ पॉजिटिव होल्ड आउट कर रहा है वीक बाजार में भी इस समय। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीप, खरीदना है 14,450 का पुट ऑप्शन 94 पर मिल रहा है। 93-94 के रेंज में आपको ये मिल जाएगा। 14,450 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन निफ्टी का। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 55 रुपये का। पहला टारगेट इसका जो दीप बन रहा है वो है 138 का, 138 का। एंड सेकंड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो बन रहा है लगभग 164 का। 134-164 के लिए खरीदना है ये पुट ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु, जो हिसाब से ये सेल ऑफ हमें देखने मिल रहा है, इंपॉर्टेंटली जो 14,500 के लेवल्स टूटे, 550 इनफैक्ट इंपॉर्टेंट थे, वो टूटने के बाद 500 भी टूटे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो हमें कल लोज देखने मिले थे करीब 416 के, वो ब्रेक हो सकते हैं। एंड निफ्टी अब फिर से फिसल सकता है गोइंग फॉरवर्ड और 14,260-300 के रेंज तक, बिकॉज ओवरऑल हो ये चुका है कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल से दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक रिवर्सल देखने मिला थी। और जो हायर लेवल से 15,000 से लेकर 14,600 का एक फॉल हमें देखने मिला, वो फर्स्ट लेग था नीचे, फिर एक बाउंस बैक आया 50% तक और अब वापस नीचे की तरफ जा रहा। तो आई थिंक एक थोड़ा अनयूजुअल चीज़ हमें ये देखने मिल रही है मार्केट में कि हमारा मार्केट वीक है एंड मे बी फॉरेन मार्केट्स होल्ड कर रहे हैं। सो देयर इज एन इंटरनल डैमेज, इंटरनल प्रॉब्लम, हेंस निफ्टी में गिरावट हमें देखने मिल रही है। ओके, तो ये है आपके लिए 14,450 के पुट पर खरीदारी की राय। 100 रुपये से थोड़े कम के प्राइस में आपको मिल जाएगा। बजाज हेल्थ केयर, इस पर नजर डालिए। एंटीवायरल टैबलेट फैविपिरावीर जो काफी दिग्गज फार्मा कंपनीज बना रही हैं, अब बजाज हेल्थ केयर को भी इस दवाई को बनाने के लिए और मार्केट में लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिल गई है। फैविपिरावीर अब बजाज हेल्थ केयर भी बेचेगी, तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पता नहीं था कि बजाज हेल्थ केयर भी इस स्पेस को टारगेट कर रहा है, बट इसके बेसिस पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक पर रिएक्शन बनते हुए दिख रहा है। लगभग 4% की तेजी बजाज हेल्थ केयर पर आपको आती हुई दिख रही है। फैविपिरावीर में इस कंपनी की भी एंट्री आपको होते हुए दिखी है। जैन साहब ने अपने जेम्स में इस काउंटर को आइडेंटिफाई किया था कुछ समय पहले, तो उन्हें ये स्टॉक पसंद है। आशीष कुकरेजा साहब भी इसके बारे में एक बार बात करके जा चुके हैं। बंसल जी, छोटा स्टॉक है, ज़्यादा फोकस लिस्ट में नहीं आता, पर फैविपिरावीर बजाज हेल्थ केयर भी लॉन्च कर रहा है। ज़रा चार्ट्स देखकर बताएं। देखिए दीपांशु, चार्ट्स क्लियरली पॉजिटिव हैं और ये एकदम ब्रेकआउट के स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। 544 इसका एक ब्रेकआउट का लेवल है। ब्रेकआउट ना भी हो तो भी स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव है। और दीपांशु, एक चीज हैंडल करूंगा, जितने भी डॉक्टर्स कोविड में मतलब कि हिंदुस्तान में लगे हुए हैं, सब फाइजर खरीद रहे हैं। एक तो क्योंकि वो मेड्रॉल बनाता है और दूसरा सब लिंडे खरीद रहे हैं। बट टेक्निकली जो खरीदने की चीज है वो आपने भी कवर करी है, बजाज हेल्थ केयर। यहाँ पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी, तो बजाज हेल्थ केयर एक क्लियरली एक इन्वेस्टमेंट बाय टेक्निकली लगता है। और जैन साहब ने रिकमेंड करा हुआ है, तो फंडामेंटल्स भी बढ़िया होंगे, तो निवेश की राय है बजाज हेल्थ केयर पर।
ओके तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है बजाज हेल्थ केयर और बंसल जी डेफिनेटली जो इन मामलों में कड़ी पकड़ रखते हैं वो कह रहे हैं कि नजर रखिए इस काउंटर पर, काफी फायदे वाली बात हो सकती है इस दवाई के लॉन्च पर। अब देखिए 8% ऊपर बजाज हेल्थ केयर आपको आते हुए दिख रहा है, तो डेफिनेटली खबर के इम्पैक्ट पर इस स्टॉक पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। साथ ही अलेम्बिक फार्मा जिसके अभी नतीजे आए थे वहां पर और डेवलपमेंट आ रहा है। यूएस एफडीए की तरफ से एक दवा को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, अलेम्बिक फार्मा को भी, इनका एक जॉइंट वेंचर जिसे डेवलप कर रहा है। तो बजाज हेल्थ केयर, अलेम्बिक फार्मा दोनों के लिए आ रही हैं अच्छी खबरें, नजर रखिए इन चार्ट्स पर एक काउंटर जो 10% के वायदा कारोबार के निचले सर्किट को छूने के लिए तैयार है, टाटा केमिकल्स। बड़ा ब्रेकडाउन आया है यहाँ पर नतीजों के बाद और ऑलमोस्ट 10% के निचले सर्किट पर यह काउंटर आते हुए दिख रहा है। 708 के लेवल को ऑलरेडी छू चुका है जो सर्किट के करीब आता है। सचिन जी जरा नजर डालें टाटा केमिकल्स पर, यहाँ से और कितनी गिरावट देखते हैं? 10% तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी नीचे हो चुका है। दीपांशु, यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस था और उसका ब्रेकडाउन आज के सत्र में आया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और फॉलो थ्रू एक्शन नज़र आ सकती है। लेवल्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा अराउंड 670 के जोन में, जहाँ पर इसके 20 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। बट इंटरमीडिएट सपोर्ट मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक 700 के आसपास ज़रूर है। जिस तरीके से ये फॉल है मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक और भी स्लाइड होना चाहिए, तो 660 670 एक बेटर लेवल होगा जहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए काउंटर। बट फिलहाल यहाँ पर बिकवाली की भी सलाह नहीं होगी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है काउंटर ने और उसके बाद 10% की गिरावट आई है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क फ्रेश शॉर्ट्स बनाने के लिए बेटर नहीं है। तो फिलहाल तो अवॉइड कीजिए एंड मुझे लग रहा है 670 के आसपास जैसे ही नज़दीक आ जाता है वहाँ पर रिव्यू कीजिए। ओके तो ऑलमोस्ट 10% नीचे है टाटा केमिकल्स, फिलहाल अवॉइड करिए, शायद और यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है। आज गिरावट है मेटल काउंटर्स में, नजर रखिए इस स्पेस पर। वैसे तो आज गिरावट है पर क्या ये खरीदारी का मौका है? क्या है आगे के ट्रिगर्स ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी के बाद? आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष बताएं क्या चल रहा है स्टील सेक्टर में, आगे के लिए क्या खबरें और बनकर आ रही हैं? दीपांशु, अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। देखिए अप्रैल में स्टील कंपनीज ने करीब 7,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की थी। अब मई में खबरें आ रही हैं कि कंपनी जो है करीब 3,500 से लेकर 4,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं देख भी रहा था कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने करीब 3,500 रुपये प्रति टन कल बढ़ोतरी की घोषणा भी कर दी है। तो जिसके चलते देखिए जो ट्रेंड है प्राइस हाइक का पिछले 9 महीने से जो तेजी देखी जा रही है वो बरकरार देखने को मिलेगा। इतनी तेजी के बाद भी अच्छी बात यह है दीपांशु की, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले हम देखें तो घरेलू कीमतें अभी भी आपको डिस्काउंट पर नजर आएंगी, यानी यहाँ से कीमतें बढ़ने का जो हेडरूम है वो अभी भी विजिबल है। और इतनी तेजी का, इतने लगातार कंटिन्यूस प्राइस हाइक का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल फैक्टर्स। और खासतौर पर अगर आप देखें तो चाइना में मांग बहुत मजबूत है, जिसके चलते देखिए उन्होंने अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया। बदलाव इन्होंने ये किया कि जो इंपोर्ट करना होगा चाइना में स्टील वो अब करना आसान होगा, लेकिन एक्सपोर्ट पर इससे पहले जो रिबेट देते थे अब वो खत्म कर दी गई है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी डिमांड इतनी ज्यादा है। आप देखिए कि फरवरी से लेकर मार्च के बीच में चाइना में जो स्टील इंपोर्ट्स हैं इसमें 22% का इजाफा देखने को मिला था। और थोड़े दिन पहले हमने आपको खबर भी बताई थी कि तांगशेंग शहर में जो है क्योंकि पोल्यूशन नियमों के चलते स्टील कंपनीज को कहा गया कि आप अपने एमिशन को 50% तक कम कीजिए, तो यानी वहां से भी प्रोडक्शन कट देखने को मिलेगी। डिमांड तो काफी स्ट्रांग ही है और चाइना में जो प्रोडक्शन है वो भी घटेगा। बहुत बड़ा उपभोक्ता है चाइना अगर आप देखिए स्टील के मामले में, तो पूरे डिमांड सिनेरियो जो मैट्रिक्स हैं वो अब स्टील कंपनीज के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। और इसके चलते देखिए जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं जैसे टाटा सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, इन पर तो सब नजर रख ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो एंसेलरी स्पेस है, मिसाल के तौर पर आप देखिए जो कंपनीज रीफैक्ट्रीज बनाती हैं, आईजीएल रिफ्रैक्टरीज हो गए, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज हो गए, एचईजी ग्राफाइट इंडिया जो कि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है, या फिर जो आप मिनरल्स हैं मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान जिंक है, मॉइल है, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। ओके तो पूरे मेटल स्पेस पर रखिए नज़र। आज गिरावट है, शायद खरीदारी के लिए आपको अच्छा मौका भी मिल सकता है, जैसा आशीष कह रहे हैं। साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है, अविनाश जी भी इसकी बात कर रहे थे, आगे भी आपको मोमेंटम दिखेगा और एक और प्राइस हाइक के लिए आप तैयार हो जाइए। तो मेटल स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम बरकरार है, ये खबर आती हुई आशीष की तरफ से। पर एक कॉल आ रही है विश्वेश जी की तरफ से, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी।
देखिए दीपांशु, मार्केट जो है हमारा वो स्पेसिफिकली आज निफ्टी डाउन है, इसीलिए शायद ऐसा स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा है कि मार्केट डाउन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरसोल्ड रीडिंग है डेटा में, और डेटा की जहां तक मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.56 के आसपास आ चुका है। तो नंबर ऑफ कॉल्स दैट हैव बीन रिटर्न टुडे इज ऑलमोस्ट 35 लाख वर्सेस पुट हैव बीन रिटर्न इज ओनली 11 लाख। 6 में की बात कर रहा हूँ। डाउ स्ट्रांग है, और कल के दिन में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई थी, एक ब्यूटीफुल हैमर, हम आज वहीं आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्क रिवॉर्ड है कॉन्ट्रारियन स्टैंस लेने का कॉल साइड। तो 32,600 का 240 के आसपास कॉल मिल रहा है, मुझे लगता है ये लेना चाहिए। 150 का थोड़ा सा ब्रॉडर स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। 350, 450 और 550 तीन बड़े टारगेट के लिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी का 32,600 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए हमारा मार्केट रेंज बाउंड मार्केट है और ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, और हमारे यहाँ जब तक मेजर लॉकडाउन की न्यूज़ नहीं आती है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इज अर्निंग बेस्ड पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है रादर देन कोविड सिनेरियो। तो इन माय ओपिनियन बैंक निफ्टी इज लुकिंग अ वेरी स्ट्रांग, और आप देखेंगे तो निफ्टी भी 150 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट डाउन है। तो दैट इज अ स्टेलर आउट परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक निफ्टी। सो 0.56 पुट कॉल रेशियो, नो ब्रेनर बाय। स्टॉप लॉस हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड लेवल टू टेक अ ट्रेड। सो बैंक निफ्टी का 32,600 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। लेकिन एक चीज बताइए विश्व जी, 32,500 का क्यों नहीं, 32,600 का? ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आमतौर पर राउंड फिगर का खरीदते हैं कि चलो ठीक है एक बड़ा लेवल है वो पार करेगा, तो 32,600 कहां से आया दिमाग में? मैं ये कब से ये सोच रहा हूँ। अनिल जी 32,600 का इसीलिए लिया है क्योंकि 32,500 का जो डेल्टा है वो 0.3 है, मुझे 0.3 से कम का डेल्टा लेना था। तो डेल्टा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन। तो बेसिकली अगर बैंक निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगा तो वहाँ पे 22 रुपये की बढ़त आएगी। सेम वे ऑन द लोअर साइड ऑल्सो कि अगर ये 100 रुपये गिरेगा तो वहाँ 22 रुपये की गिरावट आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी शायद 50-100 पॉइंट और गिर सकता है। तो इन दैट केस द कुशन यू आर गेटिंग व्हेन यू आर बाइंग अ हायर OTM कॉल इज बेटर कंपेयर टू, देखिए थीटा है लेकिन मुझे लगता है वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बैंक निफ्टी उनमें डेल्टा मूव ज़्यादा मैटर करता है नियर टर्म में रादर देन थीटा। तो जस्ट बिकॉज मुझे डेल्टा 0.25 के नीचे का चाहिए था, मैंने 32,600 का कॉल बाय किया है। ओके परफेक्ट, बस यही लॉजिक समझना था और बहुत परफेक्ट आपने लॉजिक कहा भी। और वैसे भी आप जो कह रहे हैं 50-100 और गिर सकता है, तो 50-100 में 32,150 अगला बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 32,150, 32,275 ये जो रेंज है, इसी रेंज में आप देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। और अगर इसको घूमना है तो ये घूमने के लिए परफेक्ट जगह है यहीं से। तो एक कॉन्ट्रा कॉल इस वक्त लेते हुए विश्वेश जी 32,600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। 240 रुपए में 150 का स्टॉप लॉस, 350, 450, 550। आज थोड़ा विश्वेश जी और जय ठक्कर के बीच में अलग अलग एक कॉल एक पुट है। तो विश्वेश जी जो जय पुट खरीद रहे हैं निफ्टी का, तो निफ्टी थोड़ा कमजोर, बैंक निफ्टी से लीडरशिप आएगी पहले खरीदारी की, ऐसा लग रहा है आपको? हमारी इंटरनल चैट भी चल रही थी अनिल जी व्हाट्सएप पे, और हमारी डिस्कशन यही है कि देखिए यूएस मार्केट स्ट्रांग है तो हमारे यहाँ गिर रहा है, और हमारे यहाँ गिर रहा है तो हमारा दोनों का ये मानना है कि शायद हमारा मार्केट वीक है। और हमारा मार्केट वीक होने का एक स्ट्रांग रीज़न ये है कि IT आज सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल शायद सपोर्ट करेंगे। और दूसरा अनिल जी, कल के लो से जो बैंक निफ्टी में बढ़त आई है अभी तक वो लो नहीं टूटा है, तो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि शायद बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। तो मुझे लगता है देखिए हम ट्रेडर हैं अनिल जी, हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, हमारा कोई लार्जर व्यू का ट्रेड नहीं होता है। हमारे लिए 200 पॉइंट बैंक निफ्टी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है तो अनिल जी ट्रेड ले सकते हैं। और 0.56 पुट कॉल रेशियो अनिल जी आप भी मानेंगे कि इट्स अ लेवल जहां पे आप एटलीस्ट ऑप्शंस एक बार के लिए ट्रेड कर सकते हो। परफेक्ट, ये है बिल्कुल बात सही है। और जय आप क्या कहेंगे इस पर? जी अनिल जी, जैसे विश्वेश ने कहा कि मेरा और उसका बात हो ही रहा था चैट पे, हम लोग मार्केट जरा डिस्कस कर ही रहे थे, और मेरा तो यही कहना था। इनफैक्ट अनिल जी ये यूएस के मार्केट्स को देखकर ही कल भी मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, मेरा मानना था कि बाउंस बैक देखने मिलेगा। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया तो कॉल ऑप्शन में वहाँ पे भी टारगेट्स हासिल हुए। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यू था कि यूएस मार्केट्स में जो हिसाब से एक रेंज का ब्रेकआउट आया है, तो वहाँ पे अपर लेवल्स देखने मिलेंगे जो मिल भी रहे हैं।
एंड बट अनिल जी एक ही था कि मेरा मानना कि जो हिसाब से हमारे मार्केट में इतनी वीकनेस है दैट शुडंट कम। अगर फॉरेन मार्केट्स पे इतनी अगर तेजी है तो वो सभी को दिख रही है, खाली मेरे को ही नहीं दिख रही है। तो वो अगर नीचे आ रहा है मार्केट तो कहीं ना कहीं इंटरनल डैमेज है। मैंने वही कहा जब मैं पुट ऑप्शन दे रहा था कि वो थोड़ा मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है। आई मीन इतना सेलिंग आना नहीं चाहिए था, अनयूजुअल था। और 14,550 और 500 के लेवल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए थे, वो थोड़ा अनयूजुअल है। अगर वो हुए हैं आई हैव टू गो विद द लेवल्स। जब तक उसके ऊपर वापस रिक्लेम नहीं करता लेवल्स, टिल देन द ट्रेंड शुड बी डाउन। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर राय हमारे दोनों एक्सपर्ट की। आइए अब अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। टाटा केमिकल में जो क्रैकडाउन आ गया, मुझे लगता है अभी वो रब ऑफ इफेक्ट टाटा कंज्यूमर पे भी आएगा। 645 का करंट भाव है, इधर मैं एस्टिमेटिंग करने की सलाह दूंगा, बेचने की सलाह दूंगा। 645 में बेच के 652 का 7 रुपए का रिस्क होगा। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 630 तक के लेवल कल मिलने चाहिए। ओके, तो 630 लेवल नीचे के क्या बताएं वागले साहब? टारगेट 630 ना? 630। ओके, 630। तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स में बिकवाली करने की राय। लेकिन एक स्टॉक लाइए रडार पर, और वो मेटल स्पेस से जो एक्शन में आता दिख रहा है भरपूर, वो है वेदांता। पिछले 5 मिनटों में इस स्टॉक में जबरदस्त रिकवरी आती हुई दिखी निचले स्तर से। वेदांता को देखिए 252 253 के आसपास, 254 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से एकदम से रिकवरी के साथ 260 के लेवल के आसपास तेजी से ऊपर आया। ये देखिए, अगर आप बिल्कुल छोटा 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो वापस से डे हाई पर आता हुआ दिखा है। बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बड़ा एक्शन ये तब होता हुआ दिख रहा है जबकि फुटसी की रीबैलेंसिंग हुई है। इसमें जो ओपन ऑफर आया था जिसमें स्टेक बढ़ी थी प्रोमोटर्स की, और उसके बाद इन्होंने वेटेज कम किया। लेकिन वेटेज कम करने की वजह से जो कुछ भी फुटसी की रीबैलेंसिंग और उसमें जो बिकवाली होनी थी, ऐसा लग रहा है देखकर कि शायद वो बिकवाली खत्म हो चुकी है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है। स्टॉक मजबूती से ऊपर आता दिख रहा है। ये क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे, चार्ट्स पे भी, फंडामेंटली भी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है वो समझ लेते हैं। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए वेदांता की फुटसी की रीबैलेंसिंग को लेकर। बताएं आशीष। माफ कीजिएगा, देवांशी हमारे साथ। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए सर, एमएससीआई और फुटसी इंडेक्स ने शेयर का जो वेटेज है वो कम कर दिया। लेकिन वो वेटेज इसलिए कम किया था क्योंकि जो शेयर होल्डिंग में बदलाव होता हुआ दिखा है, जो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, और जो मार्केट में जितने भी हम देखते हैं कि जो रिटेल शेयर्स है वो कम होते हुए दिखे, और इसी के चलते एमएससीआई और फुटसी में ये रिबैलेंसिंग होती हुई दिखी है। दोनों एमएससीआई और फुटसी 14 बेसिस पॉइंट इन्होंने वेटेज कम किया है। और अब देखिए यहाँ पे जो अनुमान था कि फुटसी में हम देखेंगे कि जो 14 बेसिस पॉइंट का वेटेज कम हुआ है, उसके चलते $31 मिलियन का जो आउटफ्लो है वो होने की आशंका थी, और वो आज से लागू होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आज जैसे पूरा होता है ट्रेडिंग तब से लागू हो जाएगा। और एमएससीआई में कल से लागू होगा। वहाँ पे भी 14 बेसिस पॉइंट का जो वेटेज है वो कम किया है उन्होंने। $65 मिलियन के आउटफ्लो का होने का अनुमान लगाया जा रहा था। तो कुल मिला के 3.25 करोड़ तक की बिकवाली होने का अनुमान था। लेकिन दोनों फुटसी और एमएससीआई, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव होता हुआ दिखा है और जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है वो कम हुआ है, इसी के चलते उन्होंने ये 14 बेसिस पॉइंट जो अपना वेटेज है इंडेक्स में वो कम किया है। इसके चलते आउटफ्लो, लेकिन जैसे कि अनिल सर आप कह रहे हैं कि ये जो बिकवाली है वो पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं लो लेवल से अच्छा स्पाइक आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये बिकवाली पूरी होती हुई दिख रही है, उसकी वजह से लोअर लेवल से आता दिख रहा है एकदम पूरा तेजी का माहौल। वेदांता के चार्ट्स, जरा विश्वेश जी चार्ट्स देखिए वेदांता के, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए अनिल जी, 3 दिन से स्टॉक लगातार एक रेंज में है और आज जिस हिसाब से 250 से घूमा है, मुझे लग रहा है एक छोटे टाइम फ्रेम बहुत ही बढ़िया कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, फ्लैग पैटर्न उसका ब्रेकआउट हुआ है। इसका 267 का इमीडिएट टारगेट लग रहा है अनिल जी। 270 के कॉल ऑप्शन में 22 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है एक बार वहाँ रेजिस्ट करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि 260 के कॉल में 29 लाख शेयर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 260 के ऊपर जैसे ही जाएगा हम 7 रुपये तक की बढ़त देख सकते हैं। ऑन एनी पुल बैक मुझे लगता है 257 पर ऐड करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, मेटल में मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग फिलहाल वेदांता ही है।
बहुत ही मजबूत चार्ट है और बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाला स्टॉक है। लगातार हम कह ही रहे हैं कि इसे आपको बेचना नहीं किसी भी भाव में। जब तक 320 LIC का भाव ना आ जाए तब तक तो बिल्कुल भी बेचेगा ही मत, और यहाँ से भी और खरीदारी कर रहा है। आज अगर जो कुछ भी फंड्स की सेलिंग होनी है, दोनों इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के चलते वो सेलिंग खत्म हो गई और कल बाजार का मूड थोड़ा भी ठीक रहा। तो जो विश्वेश जी 267 कह रहे हैं वो जरूर आने की संभावना, और वो आपके लिए फिर एक बेहतरीन BTST ट्रेड बनेगा जो यहाँ से भी 5-7 रुपए आपको आसानी से दे सकता है। वेदांता वैल्यू है इसमें, जरा बताइए अविनाश जी। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि वेदांता में फंडामेंटली भी काफी बड़े ट्रिगर्स है, स्पेशली अगर इनके मेटल बिजनेस को देखे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है वो बहुत मजबूत रहेगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक ने अच्छे नंबर दिखाए हैं, प्लस हमको लग रहा है कि ओवरऑल उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी बैलेंस्ड है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली अभी भी वैल्यूएशंस इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आगे भी हमको लग रहा है कि प्रमोटर कोशिश करेगा कि और थोड़ी बायबैक करे, उनका प्रमोटर का स्टेक बढ़ाए, और ऑपरेशनली नंबर्स में हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ FY22 के लिए कम से कम 15-16% रहेगी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कम से कम 14-15% इस लेवल से भी बढ़ने के लिए पोटेंशियल है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, मेरे ख्याल से यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता, जहां पर 2 रीबैलेंसिंग्स हो रही हैं, एक आज और एक कल फुटसी और MSCI की तरफ से। शायद थोड़ा सेलिंग प्रेशर आज का ऑलरेडी अब्जॉर्ब हो गया है, इसलिए आप स्टॉक पर भी रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। पर बैन से बेनिफिट सन टीवी बना हुआ है, क्या यहां पर और कंपनी देने के लिए कोई स्टॉक आ सकता है? आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताएं क्या बदलाव हो सकते हैं FNO बैन में? दीपांशु, कोई खास बदलाव तो दिख नहीं रहे। सन टीवी स्टॉक बैन में है, बैन में बना ही रहेगा। 97% अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि टाटा केमिकल्स इस स्टॉक का नाम आ रहा है। हालांकि स्टॉक बैन में तो नहीं आएगा, लेकिन 91% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आ चुकी है। और आमतौर पर ये स्टॉक कभी बैन में आता नहीं है। ज्यादातर तो प्रीवियस ट्रेंड तो यही कहता है कि स्टॉक नहीं आता, लेकिन यहाँ पर नजर रखनी होगी 91% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, लेकिन बैन में तो नहीं आएगा क्योंकि 95% अभी तक मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्रॉस नहीं की है। ओके, तो टाटा केमिकल्स बैन में तो नहीं आने वाला है, हालांकि लिमिट्स यहाँ पर बढ़ती हुई आपको जरूर दिख रही हैं, और सन टीवी बैन में है और ये बना रहेगा। नजर रखिए इस काउंटर पर। टाटा केमिकल्स ऑलरेडी हम 10% की आज गिरावट इस पर आते हुए देख सकते हैं। हैवी सेलिंग प्रेशर है इस पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई है, करीब 50-60 अंक निचले स्तरों से बैंक निफ्टी अभी रिकवर भी होते हुए आपको दिखाई। पर एक काउंटर जहां पर दबाव बना हुआ है, जुबिलेंट फूड, यहां पर गिरावट आई है। IPL कैंसिल हुआ है, और यूजुअली हम देखते हैं कि IPL के समय पिज्जा डिलीवरीज या ऑनलाइन डिलीवरीज में और एक एक्स्ट्रा उछाल आता है। हालांकि ऑलरेडी आजकल ऑनलाइन डिलीवरीज तो काफी बढ़ी हुई हैं, बट जुबिलेंट फूड 2800 के नीचे फिसलते हुए दिखाए इस समय। जय, कोई राय जुबिलेंट फूड पर 2800 के नीचे फिलहाल? वेल एक अच्छा रिवर्सल दीपांशु बिल्कुल आपने स्पॉट किया है जुबिलेंट फूड में, और जो हिसाब से एक चार्ट स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ काफ़ी वीकनेस मुझे देखने मिल रही है। तो इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दीपांशु, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में हमें लगभग 2670 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखने मिलने चाहिए। इनफैक्ट जो भी बाउंस हमें देखने मिला दीप, पहले 2700 से लेकर अभी जो रिसेंटली हमने 3000 के लेवल्स देखे, तो लगभग 10% प्लस का हमें जो जंप देखने मिला वो क्लियरली एक करेक्टिव मूव था दीप, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, और अब फिर से वो लेवल्स या तो उसके नीचे की तरफ भी जाएगा। 2660 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। अभी ये स्टॉक में क्लियर एक रेजिस्टेंस है 2875 के आसपास, तो अभी भी आप देखेंगे तो रिस्क और काफ़ी फेवर है डाउन साइड में। ओके, तो थोड़ा और डाउनसाइड रिस्क बन सकता है। IPL सस्पेंड हुआ है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, और वैसे भी वीक बाजार है तो उसका मूव यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। पर एक स्पेस है जहां पर जबरदस्त उछाल आपको आते हुए दिख रहा है। भारतीय बाजार में तो कुछ लिस्टेड स्टॉक है जो इससे इम्पैक्ट होते हैं, बट ग्लोबली हम देख रहे हैं कि शिपिंग रेट्स में एक जबरदस्त तेजी आई हुई है। आइए चलते हैं वरुण के पास जानने के लिए कि इसके पीछे वजह क्या है। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, सही कहा आपने कि शिपिंग रेट्स में एक जोरदार उछाल देखने मिला। इनफैक्ट 2010 के बाद से सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, यानी कि 10 साल के उच्चतम स्तर पे जो है वो शिपिंग रेट्स पहुंच चुके हैं।
वैसे भी हम देख रहे थे, देखिए किस तरह से शिपिंग रेट बढ़ रहे थे, क्योंकि कंटेनर की कमी हो रही थी, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिल रहा था। और इसके बाद आप देखिए जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो एकाएक काफ़ी बढ़ गए, और खासकर ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीन की डिमांड के चलते भी काफ़ी हद तक जो ट्रेडिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, और इसके कारण खासकर ये जो रेट्स है वो बढ़े हैं। खासकर चाइना से काफ़ी बड़ी डिमांड आ रही है, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला। यूएस की जीडीपी देखिए, वहाँ अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, और वहाँ पे कंटेनर इंपोर्ट में करीब 50% के आसपास का उछाल देखने मिला है। तो खासकर यूएस और चाइना, ये 2 कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिमांड को जनरेट कर रही है। इसके अलावा यूरोप से भी डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले वो एवर गिवन जो शिप जहाज जो अटक गया था, वो तो निकल गया, लेकिन उसने एक्चुअली वो जो चैनल था उसकी ट्रेड को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी शिप जो अटकी हुई थी। और अभी भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि 2-4-6 महीना लग सकता है उस पूरे चैनल को नॉर्मलाइज होने में। तो क्योंकि वो चैनल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसके लिए भी कहीं न कहीं जो शिपिंग के रेट्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे भी शिपिंग के रेट्स जो है उसमें इसी तरह का उछाल देखने मिल सकता है। इनफैक्ट मर्स्क जो है उसने तो अपना गाइडेंस भी बढ़ा दिया है। तो कहीं न कहीं शिपिंग रेट्स बढ़ रहे हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस है, लेकिन कुछ डिमांड है जो बढ़ रही है, जिससे भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वरुण, ये जो वैक्सीनेशन की वजह से आप कह रहे हो कि डिमांड बढ़ रही कंटेनर की, वैक्सीनेशन तो फ्लाइट में जारी होगी ना, वो थोड़ी इसमें जहाज में जारी है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए अनिल जी, हर जगह थोड़ी फ्लाइट में जाएगी, जहाँ जहाज पे पहुंचा सकते वहाँ जहाज पे भी पहुंचा रहे हैं ये लोग तो। अच्छा, तो वो भी कहीं ना कहीं दोनों ट्रैफिक जगह बढ़ा से चल रहा है क्या काम? मुझे लगा कि अब राइट। ओके ओके ओके, ओके, तो दोनों तरफ से। और अच्छा, वो जहाज वाज तो बस वहां तो सब नॉर्मल है ना ट्रैफिक अभी स्वेज नहर में? नहीं अनिल जी, वहाँ पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है ट्रैफिक। जो डिले हुआ था वो डिले नॉर्मलाइज नहीं हो पाया अभी तक, और कुछ एक्सपर्ट करेगी 4-6 महीना लग जाएंगे उसको तो नॉर्मलाइज होने में। और वो ऐसा है कि 2 घंटा 4 घंटा ट्रेन लेट हो गई तो पीछे की ट्रेन भी 4 घंटा लेट हो गई, वो 4 घंटे से 1 घंटा आने में टाइम लग जाएगा या फिर नॉर्मल होने में। अचानक से मुझे मुंबई का ट्रैफिक जाम बेहतर लगने लग गया कि इतना बुरा हाल तो नहीं, हमारे 4-6 महीने तो नहीं लगते, हमारे यहाँ 4-6 घंटे ही लगते हैं। तो चलिए, तो लेकिन शिपिंग फ्रेट्स की रेट्स में जो बड़ा उछाल दिख रहा है, जी एग्जैक्टली, तो शिपिंग रेट्स फ्रेट रेट्स में बड़ा उछाल आता दिख रहा है। आज मूड माहौल भले खराब है, लेकिन शिपिंग स्टॉक्स आपके लिए होने चाहिए फोकस में, ये आप ध्यान में रखिए। जी दीप, 3:20 की स्ट्रेटेजी का टाइम कर लें आप? बिल्कुल सर, तैयार है आपके लिए बिल्कुल। अनिल जी के पास चलते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। आज थोड़ा इन्वर्स मूवमेंट हो गया सर, जैसे जैसे हमारे बाजार फिसलते रहे, डाउ फ्यूचर्स में देख रहा था वो पॉजिटिव होते गए, और अब पॉजिटिव टेरिटरी में डाउ फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ 34,000 के ऊपर आप डाउ फ्यूचर्स को फिलहाल देखेंगे। निचले स्तरों से नैस्डैक फ्यूचर्स भी रिकवर हो रहे हैं। यूरोप में भी पॉजिटिव ही ट्रेड दिख रहा है, जर्मनी ½ % नीचे है, बट बाकी यूरोप के बाजारों में पॉजिटिव मोमेंटम है। और एक एशिया का बाजार जो आज खुला हुआ था मेजर मार्केट्स में, हांगकांग, वहां पर भी हमने 200 पॉइंट्स की तेजी देखी। तो ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव ही है सर, हम क्या करके जाएं? तेजी, और तेजी ना कर पाए तो हल्की फुल्की खरीदारी, और हल्की फुल्की खरीदारी न करें, न मन हो तो शॉर्ट कवरिंग। ये 3 में से जो ठीक लगे दीप वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लोअर रेंज के आसपास है, शॉर्ट करना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा विश्वेश जी के साथ रहूंगा कि यहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी करने का मूड बनाना चाहिए। और जो जैसे स्टॉक की हम बात कर रहे थे वेदांता, आप आराम से BTST के तौर पर इस तरह के अच्छे शेयर जहाँ पर आपको लग रहा है मेटल्स में जहाँ करेक्शन है या जहाँ पर थोड़ा सा एक्शन अच्छा दिख रहा है, वहाँ पर आप BTST के तौर पर भी करके जा सकते हैं। सेल जैसे स्टॉक्स हुए तो यहाँ पर BTST आप आराम से कर सकते हैं, तो मेटल्स में BTST कर सकते हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में जरूर थोड़ा सा करेक्शन है, तो वहाँ पर जो अब नए सेक्टर्स रोटेशन में आ रहे हैं वहाँ पर फोकस करें। अब मैं आपको पहले डेटा बता दूं, क्योंकि हम 14,500 के आसपास बंद हो रहे हैं, तो 14,475 के नीचे क्लोज होने पर ही रिस्क थी, तो उसके थोड़ा ऊपर बंद होने में कामयाब है, तो उतने बुरे नहीं है। रेंज के निचले स्तरों के आसपास बंद होते दिख रहे हैं, तो वहां से आप हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग या हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हैं। हल्की फुल्की खरीदारी करने का मतलब यह है या तो आप क्वांटिटी कम रखें या फिर ऑप्शंस के जरिए करें, ताकि ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुल भी जाए तो ऑप्शंस के जरिए आपको दिक्कत ना हो। बैंक निफ्टी भी 32,500 की तरफ वापस बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 32,000 का आप स्टॉप लॉस समझिए अपनी तेजी की पोजीशन का, और उस हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा डर है तो अपनी तेजी की पोजीशन पर अगर आउट ऑफ द मनी पुट लेना चाहें, 14,300 का पुट और
32,000 का पुट बैंक निफ्टी पर, ये पुट लेकर आप जा सकते हैं, ताकि अगर किसी वजह से कोई खराब खबर से अगर बाजार नीचे खुल जाए तो आपके पास ये हेजिंग रहे। अदरवाइज मुझे लगता है कि डेटा के लिहाज से थोड़े से बाजार ओवरसोल्ड दिख रहे हैं और इस ओवरसोल्ड मार्केट में वापस आपको कल एक मौका मिल सकता है ऊपर में बेचने का, तब आप फिर से बिकवाली करिए। तो ओवरऑल ये रुझान है, हल्की फुल्की खरीदारी हो सकती है और फिर भी जिनको थोड़ी सी रिस्क कम रखनी है तो लाइट रहें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तेजी की तरफ रखने में कोई हर्ज नहीं। जी जी ओके, तो ओवरसोल्ड बाजार है, थोड़ा बाउंस बैक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन तो आप मेंटेन करिए ही, जैसा कि अनिल जी आपको बता ही रहे हैं, और ढेरों उन्होंने बढ़िया आपके लिए कैश कॉल्स दी हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है, वापस 14,500 के ऊपर है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 32,300 के करीब दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। सेल वापस मोमेंटम पकड़ते हुए, थोड़ा उतार चढ़ाव इस पर हमने देखा था। वेदांता मोमेंटम पकड़ते हुए, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से खरीदारी आपको दिखा रहे हैं, और इस बीच एसआरएफ यहाँ पर भी मोमेंटम फिर से आपको बनते हुए दिख रहा है। नतीजों का इंतजार है। वागले साहब ने अभी अभी आपको खरीदारी की राय इस काउंटर पर दी भी थी। टाटा पावर इंटरेस्टिंग मूव्स आ रही हैं इस काउंटर में पिछले 2-3 दिनों से। सचिन जी, कुछ खबरों के दम पर थोड़ा ये स्टॉक फिसला था, बट संभला हुआ है, बड़ी गेन नहीं आई है, बट 2-3 दिनों में देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम इस पर बना हुआ है और 100 के ऊपर है। टाटा पावर पर कोई ट्रेड दिखता है सचिन जी? दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा बेस बनने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से इसने एक शार्प अपमूव दिखाई थी फरवरी के सीरीज में, वहाँ पर मुझे लग रहा है एक 100 के आसपास एक बेस बन रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कंसोलिडेशन होने के बाद अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर बनेंगे, बट फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर डिक्लाइंस होते हैं 95 के जोन के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर खरीदारी करने का मन रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 90 के आसपास, एंड जो अपर बाउंड है वो लगभग अराउंड 115 के आसपास से का है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में 95 से 115, इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा और ऑस्किलेशन देखा जा सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो इमीडिएट बेसिस पे नहीं, बट थोड़ा सा डिक्लाइन होने के बाद ज़रूर खरीदारी करने का मन रखिए 95 के नज़दीक। तो थोड़ा कंसोलिडेशन है, मौका आपको जरूर देगा। पर आइए क्लोजिंग से पहले एक क्विक बिगुल जय ठक्कर के लिए जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, सेल करने की सलाह है मेरी माइंड ट्री पर। 2130 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, इसको बेचना चाहिए। आज ही के हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा ले 2170 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाउंस था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, बिकॉज पहले जो फॉल देखने मिला था वो क्लियर एक इम्पल्सिव फॉल था। 2300 से लेकर लगभग हमें जो फॉल देखने मिला था 2050 तक, वो एक इम्पल्सिव फॉल था। जो भी मूव आना था, बाउंस बैक आना था, आ चुका। अब इसको बेचकर चलना चाहिए। इसके टारगेट्स ऑन द डाउन साइड दी बनते लगभग 2030 के 2030 के लिए बेचे। माइंड ट्री को 2170 का स्टॉप लॉस रहेगा। माइंड ट्री है जहां पर आपके लिए 2125 के आसपास बिकवाली करने की राय है इस वक्त आते हुए दिख रही है। ओके, और 2030 ये है स्टॉप लॉस का लेवल, और 2170 ये आपके ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस का है। तो ये आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। जिस वजह से बाजार आज कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। अब रिकवरी भी थोड़ी बहुत निचले स्तरों पर, रिकवरी तो नहीं, गिरावट थमती हुई नजर आ रही है, ये आप कह सकते हैं। और आखिरी मिनटों में मेटल शेयरों में देखिए फिर से उछाल आती हुई दिख रही है। सेल वापस से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ पिछले 5 मिनटों में बढ़िया रिकवरी के साथ सेल ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो पूरी तरह से थोड़ी थोड़ी रिकवरी भी आती दिख रही है। सेल का स्टॉक लेकर आए, ये एकदम से वापस से अच्छी रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में आती हुई नजर आ रही। तो जहां पर खरीदारी है वहाँ पर लोअर लेवल पर लोग मौका ही ढूंढ रहे हैं खरीदारी करने के। ये आपके सामने आइए क्लोजिंग होने की तैयारी में मैं आपके सामने रख दूं कहाँ पर क्या क्या एक्शन है इस वक्त। जो बाजार में कमजोरी का रुझान है उसको लीडरशिप रिलायंस से मिलती हुई दिख रही है। 2% रिलायंस कमजोर है, इस वजह से बाजार पर ज्यादा दबाव बना है। इसके अलावा फार्मा शेयरों में नुकसान है। सिप्ला, डॉक्टर, डिवीज, सन ये गिरने में सबसे आगे हैं।
और इसके अलावा दिग्गजों में HDFC बैंक 0.25% नीचे है, यहाँ से दबाव बनाए। थोड़ा IT शेयर भी कमजोर होते दिख रहे हैं। मजबूत क्या है? मजबूत है गेल 5% की तेजी, SBI लाइफ 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अदानी पोर्ट नतीजों से पहले 1% मजबूत बंद हुआ है। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, यहाँ का एक्शन बता दिया जाए आपको। टाटा केमिकल खराब नतीजों के बाद 9% नीचे लुढ़का है। L&T टेक्नोलॉजी ये भी 8% लुढ़का है नतीजों के बाद। टाटा कंज्यूमर में 5% का नुकसान और जुबिलेंट फूड में भी 4% का नुकसान है। लोगों को डर ये कि IPL सस्पेंड होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि देश भर में लॉकडाउन वाली बात आ जाए, वो एक डर थोड़ा सा बढ़ता हुआ शायद इस वजह से बाजार में आया है बड़ा करेक्शन, और इस वजह से कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स, जुबिलेंट फूड, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर गिरे भी हैं। लेकिन साथ ही सिप्ला, सन, डॉक्टर, ये सारे फार्मा शेयरों में भी आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। तो मजबूत क्या रहा? सरकारी बैंक, ये है आज के स्टार परफॉर्मर। कभी कभार ये वंडर वाले स्टॉक्स होते हैं या 2-3 दिन चलते हैं। PNB 9% मजबूत, BOB 6% मजबूत, यहाँ पर दमदार खरीदारी आती दिख रही है। मेरिको कल की तेजी के बाद आज फिर से कमाल करता हुआ SRF, ये स्टॉक आज वागले साहब ने रिकमेंड भी किया, यहाँ पर भी भरपूर तेजी बनती हुई दिखी है आज के सेशन में। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आती हुई दिख रही है, वो मैं थोड़ी देर में रखूंगा। उससे पहले आपको बता दूं बाजार बंद होने के बाद का एक्शन क्या है। कोरोना काल में स्कूल की मनमानी से परेशान पेरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर। राजस्थान में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस कोरोना काल में स्कूल उन चीज़ों के लिए फीस नहीं मांग सकते, और जो बच्चे और जो फैसिलिटी, जो पढ़ाई वो बच्चों को नहीं करवा रहे हैं, उसके लिए वो फीस नहीं मांग सकते हैं। साथ ही स्कूलों को ये समझना होगा कि अभी हालात क्या हैं और कम से कम 15% उन्हें फीस काटनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ये राहत देने वाली टिप्पणी क्या वाकई में लागू होगी तो क्या सिर्फ राजस्थान तक लिमिटेड रहेगी या पूरे देश में रहेगी? और बड़ा सवाल है कि अगर स्कूल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी माने ही ना तो बोला होगा हमें क्या फर्क पड़ता है, तब क्या करेंगे? तो क्या एज ए पेरेंट आपके पास कोई राइट्स हैं? इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे VT इंटरनेशनल स्कूल के CEO और MD डॉक्टर विनय जैन, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल साहब और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर रेखा अग्रवाल। इन सबसे हम करेंगे बातचीत। खर्चा कम तो फीस कम क्यों नहीं, इस पर हम करेंगे बातचीत। और आइए रात 8 बजे का एक्शन, इंडिया 360 डिग्री में बात होगी कोरोना के से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए देश में राहुल गांधी ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है, लेकिन क्या लॉकडाउन ही कोरोना को किल करने का विकल्प है? राहुल की मांग, देश में लगे लॉकडाउन, ये होगी हमारी विशेष चर्चा। इसके अलावा कोरोना पर की वजह से सेहत के साथ साथ लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। पार्शियल लॉकडाउन में ही अब अप्रैल के महीने में 75 लाख नौकरियां गई, ऐसा एक आंकड़ा आ रहा है। कोरोना बढ़ा, रोजगार घटा, ये होगी दूसरी खबर जिसका विश्लेषण होगा। और इसके साथ ही कई सारे प्लेयर्स और खिलाड़ी जो संक्रमित हुए, उसके बाद IPL बंद। क्या ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था? क्या पैसों के लिए खिलाड़ियों की जान से खिलवाड़ किया गया, या फिर वाकई में डर कर दबाव में हुआ ये फैसला? इस पर करेंगे चर्चा। कोरोना का साइड इफेक्ट, IPL सस्पेंड, ये है आज की सारी कवर स्टोरीज। इसके अलावा देश दुनिया की, खेल और बाजार की, बिजनेस और इंडस्ट्री की सारी खबरें आपको मिलेगी इंडिया 360 डिग्री में, तो मिस मत कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे और आज की फाइनल क्लोजिंग आपके सामने मैं रख देता हूं और उसके बाद आपसे विदा लेंगे। निफ्टी 137 अंकों के नुकसान के साथ 14,500 के बेहद करीब 14,496। बैंक निफ्टी 195 अंकों के नुकसान के साथ 32,275। वही हम कह रहे थे 32,275 मजबूत सपोर्ट है, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हुआ है। 14,500 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। सेंसेक्स 465 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। बाकी ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत और हल्के हरे निशान में डाउ फ्यूचर्स, ये आपके लिए क्लोजिंग के वक्त का अमेरिकी बाजारों का हाल, जिसके दम पर आपको कल का एक्शन का अंदाजा लगाना है कि डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में, या यूं कह सकते हैं कि सुस्ती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। इस पर आप नजर कर लीजिए, 9 पॉइंट ऊपर, और नास्डेक थोड़ा सा नीचे है। आइए विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, दिल से धन्यवाद आपका। अविनाश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पर क्लोजिंग शो में अविनाश जी से मुलाकात कम होती है। सचिन जी, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी और साथ ही जय, दोनों साथ में एक शो में कम नज़र आते हैं, तो आप दोनों का भी एक साथ धन्यवाद, और बंसल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।